आप अरमान मलिक के घर गए थे? अरमान मलिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त। ब्लैकमेल किसने किया था वो भी, हाँ ये पॉइंट आया था, ये भी पूछ लेना ब्लैकमेल किसने किया था आपको, कि बलराज ने किया था क्या? लगाऊं क्या? मेरे को ऐसा लगता नहीं, मैं तो पहली बार ही लगा रहा हूँ उनको। आई एम वेरी हैप्पी, आजकल बड़ा टेंशन फ्री रहता हूँ मैं। लेकिन आप भी ना निकाल ही लेते हो कंटेंट। तानिया को जब आप रिलेशनशिप में थे उनको पता था आप मैरिड थे? बिल्कुल, कई बार मिलने के प्लान्स कैंसिल हुए, बॉडीगार्ड नहीं जाएंगे, हम तुम चलेंगे, थोड़ा पार्टी करेंगे या जो भी बात है इस तरीके से, बियर पियेंगे, ये वाली सब बात हुई। अच्छा, बियर पीते हैं? बियर पीने की बात हुई, चीज़ें हुई। पीती है नहीं, मेरे साथ में पी कभी नहीं। अच्छा। लेकिन बात हुई, उसने क्लियरली मुझसे बात की। और यकीन मानो वो चीज़ें दिखेंगी, अभी धीरे धीरे दिखेंगी और दिखेंगी। इस वक्त जाते जाते सॉरी बोल के, कैन यू प्लीज कम इनसाइड बिग बॉस हाउस फॉर मी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज कैन वी मीट, आई एम एट लीला, ये सब चीज़ें जो हैं मतलब मैं पिघल जाता हूँ। Hi everyone, this is your host Riya and today I'm in conversation with Balraj Singh जो काफ़ी चर्चाओं में छाए हुए हैं सोशल मीडिया पर भी। So nice to have you, welcome to Instant Bollywood। कैसे हो आप? मैं बहुत अच्छा हूँ और जैसा कि मैं सभी को बोलता हूँ, आपकी टीम को और आपको दिल से धन्यवाद, क्योंकि आप लोग जो मेहनत करते हो सच को लोगों के दिलों तक पहुँचाने का, ये बहुत अच्छा काम है। थैंक यू सो मच। बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच, सो नाइस टू हैव यू ऑल्सो हियर। आज बहुत कुछ नया तानिया के बारे में, कुछ नया भी आपके बारे में हम जान सकते हैं यहाँ पर, और काफ़ी कुछ नए ट्विस्ट भी आ चुकी हैं कहानियों में जो आज हम डिस्कस करेंगे। सो लुकिंग फॉरवर्ड टू दैट। लेकिन सबसे पहले ये सवाल आपसे ये है कि आप पॉलिटिशियन भी हैं, रह चुके हैं, और आप ग्राम पंचायत में सरपंच का भी रहे हैं। ये जर्नी से आपकी लाइफ थ्रू आउट जर्नी, मैं बिग बॉस से पहले आपके बारे में पूछना चाहूँगी। आपको अपने लाइफ चलिए मैं आपको बहुत एक्सक्लूसिव देता हूँ। क्या? देखिए, एक पंछी, परिंदा एक ऐसी जगह पे पैदा होता है जहाँ पर ना समाज का पता है, ना घर का पता है, ना लोगों के प्रेम का पता है, ना कुछ पता है, ना उसका माँ का पता है, ना माँ के चेहरे का पता है। ये बड़ा सेंसिटिव मुद्दा है। मैं आज ये वैसे इसे पब्लिक इसलिए भी नहीं करना चाहता था कि लोगों के नज़रिए के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस नज़रिए से देख रहे हैं। अगर इस पॉइंट ऑफ व्यू को मेरे जो मतलब ये जो मेरा पॉइंट है जो मैं बताने जा रहा हूँ, अगर इसको गंदे नज़रिए से किसी ने देखा तो मेरे पास कुछ बचेगा नहीं। सिर्फ एक यही 2-4 चीज़ें बची हैं, बाकी मैंने सब पब्लिक कर दिया, मेरे पास अब कुछ नहीं बचा। तो बड़े सेंसिटिव चीज़ें हैं। मैं एक ऐसी जगह पे पैदा हुआ जहाँ पे ना मैं कभी कभी जो मेरे शब्द होते हैं ना इतने कम पड़ जाते हैं उस उलझन को सुलझाने में कि मेरे शब्दों की भी औकात नहीं कि मैं उस मोमेंट्स को, उन पलों को जाहिर कर दूं। लेकिन फिर भी मैं आपको जितना बता पाऊँ, जहाँ पे अगर एक बाप है, अगर उसका बच्चा भूखा मर रहा है तो वो क्या नहीं कर सकता। वो चोरी भी करेगा, वो झूठ भी बोलेगा, वो लोगों से लड़ेगा भी, वो छीन कर भागेगा भी, लेकिन अपने बच्चे को खाना खिलाया, क्योंकि भारत भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है। यहाँ पर लोग भावनाओं से जुड़ते हैं। उसके बाद ये होता है कि जिस समाज में आज मुझे कई मैसेज ऐसे आ रहे हैं कि समाज पे गलत प्रभाव पड़ रहा है, तो मैंने उनको बोला कौन सा समाज? वो समाज जब चुनाव के लिए राशन बंट रहा है, देखिए मेरे गांव के, मेरे पंचायत के मुझे देख रहे हैं। हाँ। झूठ बोलूंगा तो उनसे कैसे निगाह मिलाऊंगा? ये झूठ का कोई तर्क ही नहीं है। मैं आपको एड्रेस देता हूँ, सारी देता हूँ, और 8 गाँव में, पूरे 20 गाँव के आसपास के 20 गाँव में पूछना कि हु इज बलराज। फिर उसके बाद मैं आपको बताऊंगा। उसके बाद क्या होता है कि जिस गांव में पंचायत का वोट लेने के लिए हमें राशन तक नहीं दिया जाता कि इनका वोट बेकार है, उस गांव का सरपंच बन गया। कैसे? कुछ तो किया होगा ना लाइफ में, कुछ तो अच्छी नीयत रखी होगी ना। ईश्वर उसी का साथ देता है जो सच्ची श्रद्धा और सच्ची नीयत रखता हो। पिछले 1 साल से मैं थोड़ा थोड़ा स्पिरिचुअल हूँ, क्योंकि इसका एक बहुत बड़ा कारण है। मैंने बहुत सारे लोग आपने देखे होंगे जहाँ पे जिनके माता नहीं होते, जिनके पिता नहीं है, जिनके दोनों भी नहीं है, लेकिन कभी आपने ऐसा नहीं देखा होगा जिसने कभी अपनी माता की तस्वीर तक सपने में ना देखी हो। मैंने नहीं देखी। मैं कहता हूँ ईश्वर से कि मेरी सारी दौलत अभी सब कुछ ले ले और तू बस एक बार मुझे सपने में ही दिखा दे। जब तेरे ऊपर बीती, ये उसका मेरा 1-on-1 टॉक है। कि तेरे ऊपर बीती तो तूने गणेश जी को जब बेटे का सर काटा तो हाथी का लाके लगा दिया। अभी मेरे लिए ये सिस्टम ही नहीं है, तू सब ले ले। ये मेरा उसका मैन टू मैन टॉक है, वो एक अलग पॉइंट है।
तो वो सारी चीज़ें हुई। तो उस समाज की बात करूँ, वहाँ से गया स्कूल में। एक छोटा सा इंसिडेंट है, शॉर्ट में इसलिए बताऊंगा क्योंकि समय की बहुत कमती है और बहुत चीज़ें शॉर्ट में बता रहा हूँ, क्योंकि ये जो पॉइंट बता रहा हूँ ये तो एक चैप्टर की तरह है। अच्छा। स्कूल में गरीबी रेखा से नीचे वालों को जर्सी बांटी जाती थी। अच्छा। 3-4 घंटे लेट तक जर्सियों के लिए लाइन लगानी पड़ती थी। वो इसलिए लगाते थे, खड़े रखते थे कि अब लोग कम हो जाएं, जर्सियां कम बटें। 3 घंटे लाइन में लग के अमरनाथ धर्मपाल इंटर कॉलेज में मैंने वो जर्सी ली। हाई स्कूल में मैं पढ़ रहा था उस समय। अच्छा। हाई स्कूल में बच्चा समझदार होता है बहुत ज्यादा। अब वो जर्सी 3 घंटे तक लग के दी और वो जर्सी मैंने ली, उस पर यहाँ लिखा हुआ है गरीबी रेखा से नीचे। तो एक बात मुझे ये बताओ, स्कूल में ही जब भेदभाव किया जा रहा है, तो जब मैंने कहा सर ये गरीबी रेखा से नीचे, मैंने कमाई है ये जर्सी, 3 घंटे में लाइन में खड़ा हूँ, मैंने उस दिन स्कूल छोड़ दिया, भग गया बस्ता फेंक के थाने में। उसमें 2-3 रजिस्टर थे वो बेच दिया और चला गया दिल्ली। दिल्ली में फुल सर्दी थी, एक भी पैसा जेब में नहीं, साइकिल बेची थी, 300-400 रुपए थे, तो वो किनारे पर रोड पे पुराल होती है हमारे यहाँ, डाल के सोया। फिर एक नितिन अवाना करके मेरे दोस्त हैं, उनके यहाँ पे मैं रूम पे गया। उन्होंने कैसे भी अच्छे लोग मिलते हैं, समझ जाते हैं कि नहीं ये करेगा। नितिन अवाना मेरी जिंदगी का एक ऐसा गवाह है जिसने मेरी जिंदगी के हर स्ट्रगल को अपनी आंखों के सामने देखा। पूरे 7 साल मैंने लेबर चौक हरोला में काम किया। 7 साल पूरे लेबर चौक हरोला, सेक्टर 5 पहुंच जाएगी आपकी टीम, या नोएडा में कनेक्टेड हो, फिल्म सिटी पास भी पड़ती, भेज दीजिए और पता करवा लीजिए अभी इसी वक्त। सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सच्चाई सिर्फ सच्चाई होती है, और वो शरीर में भी दिखती है, जुबान पे भी दिखती है, आंखों में भी दिखती है, शरीर के अंग अंग में दिखती है। 7 साल क्या किया, लकड़ी के बंडल उतारे, कोयला उतारा, मिट्टी उतारी, बालू उतारी, तार के बंडल उतारे, आज भी कंधे छिले हुए हैं। हथेलियों की आज भी मेरी रेखाएं वैसी की वैसी, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता, और आज फिर करना पड़ेगा तो भी करूंगा, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता किसी भी चीज से। अफेयर मैं एक इस पॉइंट में जोड़ रहा हूँ, तो रियल लाइफ और रियल लाइफ में मैम बहुत डिफरेंट होता है। मैं जिस जगह से आया वहाँ पे बुद्धियाँ नहीं थी कि मुझे क्या करना, जो मिलता गया मैं फ्लो में चलता गया। मैंने किया। एक दूध के पैकेट आता था 9 रुपए का, और पेटीज खा के फर्श पे नंगा पानी बिछा के ऐसे खींच के सो जाता था, इसलिए क्योंकि ऐसा ना लगे कि नीचे से गर्मी लग रही है, और सो के उठता था सुबह। और लेकिन इतना खुश रहता था, इतना खुश रहता था कि आप यकीन मानोगे, खुशियों दुखों का कोई दूर दूर तक लेना देना नहीं था। दुख तो शुरू भी नहीं हुए थे, क्योंकि अपने लिए जीने के लिए पूर्ण रूप से नहीं थे, तो दुखों की तो कोई मतलब ही नहीं था। मस्त रहते थे। धीरे धीरे बदलते गए। फिर एक हमारे यहाँ सुनील नाम के व्यक्ति आए, उन्होंने मार्कशीट अपनी स्कैन करने के लिए, मैंने कंप्यूटर खरीदा गाने सुनने के लिए, उन्होंने अपनी मार्कशीट दी, तो मैंने उनकी मार्कशीट को ना मैं फोटोशॉप सीख रहा था, स्कैन करके उस पर नाम बलराज करके मैंने एक कंपनी में जॉब की। अच्छा। अपनी आईडी बनवाई। 5500 रुपए की सैलरी पे मैंने नौकरी की रॉयल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशन प्राइवेट लिमिटेड में। आई कार्ड लटका के जाता था, आई कार्ड लटका के आता था और पहन के ही सो जाता था, क्योंकि वहाँ के जो लोग थे ना वो नौकरी नहीं करते थे, वो कोई लेबर चौक पे काम कर रहा है, कोई जलजीरा कंपनी में काम कर रहा है, कोई कुछ भी कर रहा है। बहुत आज भी वो वैसा ही है, हरोला सेक्टर 5 आज भी वैसा ही है। तो ये कहानी निकलती आई। धीरे धीरे नियत साफ रख के काम करते गए। चलो ये तो मेरा काम का और स्ट्रगल का टाइम था। एक समय पे जब आप किसी चीज़ में जुड़ते हो और अपना इंसेंटिव कमाते हो, एक इन्वेस्टमेंट कंपनी मार्केटिंग लाइन में आपको रास्ता नहीं मिलता, बेचते हो और बढ़िया महीने के 2 से 3, तो मैंने बहुत मेहनत करी। इस मेहनत में मैंने अपने भाइयों के लिए घर बनवाए। एक पिन्नी मुझे आज भी मेरे मैं क्या बताऊं, मतलब कोई एक शब्द ऐसा बोलो जिस पर मैं नहीं बोल सकता, और बोल वही सकता, और बोल वही सकता है, सुनिए, बोल वही सकता हो जिसने सहा हो, देखा हो, कहा हो, सुना हो, रोया हो, गाया हो और सोया हो ऐसी जगहों पे जहाँ पे लोग बैठना भी पसंद नहीं करते। तो ये कोई उठेगा और कोई कुछ भी बोल देगा और मैं मान लूंगा। आपके पास जो भी कहानियां आई होंगी ना, वो मेरे पास्ट से रिलेटेड, जो भी मैं कहता हूँ, मैं किसी को इतनी इम्पोर्टेंट, मैं इतना फ्री इंसान हूं ना इस समय। मेरे इंस्टाग्राम का बायो चेक करना, एक अलग लैंग्वेज में है, उसको पढ़ना, उसका मतलब है अकेला बच्चा, और जन्म तिथि भी उसमें लिखी हुई है। ये कोई मजाक नहीं चल रहा है। गणेश चतुर्थी शुभ आरंभ। मैंने हर उस रिश्ते से चोट खाई है जिसके लिए मैंने 100% दिया है, जिसके लिए मैंने फाइनेंशियली, इमोशनली और जो मेरा टाइम है, वक्त, सब कुछ दिया है। हर मुझे इससे कोई दुख नहीं है, जिसके बारे में मैं नाम लूंगा, मुझे कोई दुख नहीं किसी से। मुझे दुख था मेरे भाइयों से, मेरे बच्चों से, मेरी वाइफ से। मैंने एक बियर पीने के लिए भी ना मैंने परमिशनें ली हैं। अच्छा। अगर लाख रुपए कमा के ला रहा हूँ तो मैंने ला के दे दिए हैं। इतनी लॉयल्टी, जिसके साथ रहा हूँ बड़ी लॉयल्टी के साथ रहा हूँ, चाहे जो जाए। अगर घुटन होती है तो शहर के शहर छोड़ दिए, लेकिन उस जगह पे मेरा सांस लेना होता है ना तो शहर छोड़ना पड़ता है मुझे। मैंने शहर छोड़े हैं लोगों के लिए। तो मेरे किरदार में कोई इतनी गंदगी नहीं है कि लोग कहेंगे कि तू गंदा है और मैं गंदा हो जाऊंगा। वो एक अलग पॉइंट है और वो दिखता है। जिसने जिंदगी जी है उसे
मैं कहता हूं कि सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती है, सच्चाई सिर्फ सच्चाई होती है। और और वो वो सामने आ ही अपने आप, जाती मुझे किसी इंसान की नज़रों में अच्छा बनने की ज़रूरत नहीं है, मुझे अच्छा बनना है किसकी नज़रों में? ईश्वर की। अगर उसने मुझे अच्छा समझा तो आप तुच्छ हो यार, मुझे नहीं फर्क पड़ता। सो ट्रू, वेल सेड। आपने बहुत सारा स्ट्रगल किया, ये तो मुझे भी नहीं पता था। वो छोटी सी स्ट्रगल का ये 0.001 बताया अभी। एग्जैक्टली, क्योंकि बहुत आप चीज़ जो है। भी कह रहे थे वो मैं इमेजिन करी थी, और सोच के ही ऐसा लगता है कि ये इंसान ने इतनी ज़्यादा कैसे किया ये होगा जितना है, अब ये आप लोगों की समझ के ऊपर और आपकी समझ के ऊपर सुना देता हूँ। आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी न था खोया। जन्मा था छोटे कस्बे में, मुफलिसी में बचपन बीता था, माँ की तस्वीर न थी साथ तो क्या उनका साया तो साथ चलता था। 16 बरसी नादान परिंदा दिल्ली को जब था पहुंचा, शहरों की चकाचौंध ने बेइंतहा था परखा। लबरेज था सागर धोखों से और उम्मीदों ने दिल तोड़ा, जुनून जगाकर आंखों में गुमराही से खुद को मोड़ा। आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी ना था खोया। वाओ। अब लेबर चौक वाला जोड़ा है। सालों तक लेबर चौक पर सब्र अपना आजमाया, कैसे भूलूं उस मंजर को जीना जिसने सिखलाया। नासाज थे हालात मेरे, मुश्किल से कुछ पैसा जुड़ता, छोटे कमरे में गुजरी थी रातें अंधेरों से मैं लड़ता। बल ए अल्फाज दिलों पर राज किया, बाकी सब तो था धोखा, बलराज हकीकत कर ही दिखाया, ठान लिया जो था सोचा। आंखों में सैलाब लिए मैं कई मर्तबा था रोया, ख्वाबों को हकीकत करने का विश्वास कभी ना था खोया। ये 33 साल की जिंदगी लिखी है चंद लाइनों में। आप समझ लीजिए एक एक लाइन में कितने कितने घूट लिखे होंगे। और 2 लाइन इसमें जोड़ी है कि मुसाफिर मंजिल हूँ कभी रुखसत ना होऊंगा, सफर की इस अधूरी किताब में कई मुकम्मल पन्ने जोड़ूंगा। अभी तो बाकी है सब कुछ लिखना, अब तो नया अध्याय शुरू हुआ है। अभी अपन बोल रहा हूँ कौन सी लैंग्वेज में पहुंचा। अच्छा, मेरा ना एक है जिंदगी में, मेरा एक ये रहा है कि मैं जैसी जगह पे बैठता हूँ मैं अपने आप को वैसा करने की कोशिश करता हूँ। कोई आप मुझे एक उंगली भर प्यार दीजिए, मैं आपके लिए ना इतना बिछ जाऊंगा ना, यकीन माने मैं इतना बिछ जाऊंगा कि आपको ये सोचने समझने, जो दिमाग से बात करते हैं ना वो एक इंटरव्यू के बाद दूसरा इंटरव्यू करने में उलझते हैं। यहाँ 20 दे चुका हूँ। और जितने लोग भी लो, सवाल कभी डिस्कस नहीं करना, कुछ नहीं, जो आपके मन में हो, जो आपको सोचना है कि नहीं बलराज तू ऐसा है, आस्क एनीथिंग यू वांट। आपकी कविता, आप कविता भी करते हैं? बहुत करता हूँ, मुझे लिखने का बहुत शौक है मेरा। अगर देखिए बहुत लोगों का मैसेज ये है कि तुम तानिया मित्तल की वजह से फेम पाना चाहते हो, तुम ये करना चाहते हो। तानिया मित्तल मेरी उस समय पे फैन थी जब वो ऑलरेडी उसकी ये रील्स वायरल 125 मिलियन, वो तब उसने मुझे लिखा हुआ है कि आई एम बिगेस्ट फैन ऑफ बलराज सिंह, मैसेज करती थी, चीज़ें करती थी। लेकिन उसने उस समय भी मेरा इस्तेमाल किया और कहीं ना कहीं अब भी मेरा इस्तेमाल करके एक सॉरी बोल के, वरना मैं उसके बारे में बात नहीं कर रहा था। ना मुझे ट्रिगर करती, ना उनके भाई मुझे कॉल करते, ना मैं उस पर ध्यान देता, वो कुछ भी करती, मैं कुछ भी करता, क्या मतलब। लेकिन उन्होंने जाते जाते भी मेरा इस्तेमाल अच्छे से कर लिया है, क्योंकि उस वक्त उसने बुला करके मेरा पूरा यूटिलाइज किया वृंदावन में, और इस वक्त जाते जाते सॉरी बोल के, कैन यू प्लीज कम इनसाइड बिग बॉस हाउस फॉर मी, आई एम सॉरी, आई एम रियली सॉरी, प्लीज कैन वी मीट, आई एम एट लीला, ये सब चीज़ें जो हैं, मतलब मैं पिघल जाता हूँ। मेरा है थोड़ा सा क्या है, आज भी मैं कितना भी, तो कहते हैं कितना भी मैं हार्ड हो जाऊं या कितना भी मैं कठोर बन जाऊं, लेकिन फिर भी मेरा मन पिघल जाता है। दिल कोई भी, थोड़ा सा नाजुक कोई है। मुझसे मेरा दुश्मन भी आके बोले ना, मेरी आज तक ना ये मेरा पूरा क्षेत्र देख रहा है, मेरे क्षेत्र वालों गुजारिश है, आपको पता है, अगर आपका कभी मेरी तरफ से झगड़ा हुआ हो ना तो प्लीज़ एक बार वीडियो शेयर करना। मुर्गा चुराने की वीडियो भेज सकते हैं वो लोग, झगड़ा करने की नॉर्मली करने की भेज सकते हैं, क्रिकेट में लड़ाइयाँ भेज सकते हैं, टॉफियाँ बांटते हुए कर सकते हैं, लोगों से प्यार से बात करते हुए भेज सकते हैं, या फिर हो सकता है कहीं ऐसी गाड़ी तेज इधर उधर करने में कर सकते हैं। मेरे खुरापात बहुत निकलेंगे, और अभी तो इसलिए नहीं निकल रहे, मैं बाहर हूँ, अंदर जाऊं या जो भी हो, मान लो कुछ ऐसा हुआ या बिग बॉस में गया या नहीं गया वो एक अलग बात, अगर मैं गायब हो गया तो तब इंसान के पीछे निकलती हैं चीज़ें। तो मैं चाहता हूं कि अब जब मैंने ज़िंदगी शुरू की है तो सब कुछ यहाँ पे दफन कर दूं, बाकी रिश्ते तो मैं गंगा जी में बहा चुका हूँ, ये गलतियाँ भी बहा दूँ, और जिन जिन का मैंने दिल दुखाया उन लोगों से माफ़िया भी मांग लूँ, क्योंकि मुझे झुकने में कोई तकलीफ नहीं है, अगर मुझे लगता है तो। अगर गलती नहीं है तो मरना पसंद है, झुकना पसंद नहीं। So nice. हाँ, ये कंफर्म है। और गलती छोटी सी भी है, वो बिल्कुल बेचारा गरीब है, कुछ भी है, उसके तो चरणों को जाके ऐसे पकड़ लूंगा मैं कि तू माफ कर दे मुझे, उसके यहाँ गुजारिश गुहार लगाऊंगा कि माफ कर मुझे, माफ कर दे भाई। लेकिन अगर गलती नहीं तो फिर कोई झुका नहीं सकता, चाहे जो हो जाए। Amazing. पूरा वो धमाका ही हो जाएगा अगर आप बिग बॉस में गए। मैम, मैं एक चीज आपसे पूछना चाहता हूँ, लाइफ में सबके पास्ट होते हैं, ठीक है, सबके होते हैं, या मान लो किसी के नहीं भी होते तो वो बड़े स्पिरिचुअल होते हैं, उनके नहीं होते, मैं मानता हूँ। लेकिन
पास्ट का मतलब ये कभी भी नहीं है कि जब हम किसी से मिलते हैं, जब हम किसी के साथ समय बिताते हैं, तो हम इमोशनली इतने टूटे होते हैं, और वो सबसे करीब इसलिए होता है कि हम उससे सारी बातें डिस्कस करते हैं, एवरीथिंग। और उस फ्लो में हम लोग ये भूल जाते हैं अपने आप को भी कि इसे बताना, जबकि कहीं ना कहीं एक भाव ये रहता है कि बताना गलत है, मत बता मत बता मत बता, लेकिन फिर भी हम बताते, क्या सोच के, क्योंकि ये सबसे करीब और इमोशनली मैं बड़ा परेशान हूँ, कोई तो हो जो मुझे जाने। लेकिन जब एट द एंड जब वो चीज़ें निकल के आती हैं और वो ख़राब होने को आती हैं, तो उसमें क्या हो जाता है, आखिर में आके वो चीज़ें उस पर वार करना शुरू कर देते हैं और ये भूल जाते हैं लोग। मैंने ना अपनी ज़िंदगी चैप्टर वाइज जी है। मेरी बुक आ रही है खामोशी बलराज की। अच्छा। जब खामोशी ने मुझे चुना, तो मैंने एक बुक लिखी है यार, बहुत अच्छी बुक है। आप यकीन मानो, उस बुक की अगर आपने प्रस्तावना सुन ली तो ये जितने बैठे सब रोने लग जाओगे। अगर ना रुला दिया तो जो कहो वो कर दूं। आप ये सोच लो कि हमें रोना नहीं है और मैं आपको रुला दूंगा, ये मेरी जिम्मेदारी है। खामोशी बलराज की किताब में वो है। A great challenge, but we'll sure buy the book और देखेंगे कि आप। बिल्कुल। और मैं इसका ऑडियो भी रिलीज करूंगा, ऑडियो बुक भी बनाऊंगा। अच्छा। और उसको पेपर पे जो रेटिंग है, और मैं हिंदी उल्टी लिखता हूँ। अच्छा, कभी भी मैं सीधी नहीं लिखता। हिंदी? मतलब आप मिरर टाइप, मैंने ये इंटरनेशनल बुक ऑफ रिकॉर्ड्स में डाला हुआ है ऑलरेडी। अच्छा। और मेरे को रजिस्ट्रेशन नंबर IB72247 मेरा IB नंबर आ चुका है ऑलरेडी। और ये फिर गिनीज बुक रिकॉर्ड के लिए डालेंगे वो, अभी एविडेंस के तौर पे। इंटरेस्टिंग। पूरे एक होता है टैलेंट, मैं पूरे वर्ल्ड को चैलेंज करता हूँ, भारत को नहीं, पूरे वर्ल्ड को, कि कोई मुझसे तेज, अब तो मुझे देख के लिखने शुरू कर दी होंगी लोगों ने, लेकिन कोई मुझसे तेज लिख दे और साफ लिख दे। मैं लिखता रहता हूँ। मैंने अन्ना को भी लिख के भेजा है। अन्ना? अन्ना? चलिए वो भी एक कहानी है। अन्ना हो? सुनील शेट्टी सर। ओ अन्ना, ओके, नाइस। मेरे को कोई, पहली बार मुझे जीवन में कोई टेंशन नहीं होती किसी भी चीज़ की, क्योंकि इतना सब कुछ सह लिया है, अभी क्या फर्क पड़ेगा। कुछ सह गए, कुछ देखिए, कुछ कह गए, कुछ सह गए, कुछ कहते कहते रह गए, मैं सही और तुम गलत के इस खेल में न जाने कितने रिश्ते ढह क्या गए। बात है, क्या बात है। ये सच बात है, यकीन माने। ये बहुत सारी चीजें हैं। तो ऐसे लोगों को इग्नोर ही करना मुझे अच्छा लगता है, जो शायद आपको भी इस वक्त मेरे बारे में सोच के करना चाहिए। अमेजिंग। बाकी आप जो पूछें जी। लेकिन आपने ये कहा था ना कि तान्या ने मेरा यूज़ किया है। तान्या एक क्लिप थी जहाँ पर बसीर अली उनको पूछते हैं आप उनके पास रिलेशनशिप के बारे में, और तान्या कहती हैं कि आज तक मेरी लाइफ में सिर्फ 2 रिलेशनशिप्स हैं और दोनों ने मेरा यूज़ किया है। क्योंकि, और एक में ये भी कहा था कि मेरा ब्रेकअप इसलिए हुआ था क्योंकि मैं सुंदर नहीं दिखती। राइट, ये उनकी पूरी बात है। तो आप एग्री करते हैं? देखिए, मैं आपको एक बात बताता हूँ, इसको आप क्या नाम देंगे इस रिलेशनशिप को आप समझना, मैं पूरा बताता हूँ जो भी मेरे साथ हुआ है डिट्टो। बस कुछ चीजें छुपाऊंगा क्योंकि वो मर्यादाओं के खिलाफ आती है, वो कभी नहीं। प्रूफ बनाना मेरा काम नहीं है। इनका मैसेज आया था मेरे पास, तान्या मित्तल का। इन्होंने कहा कि बहुत अच्छा काम कर रहे हो, ब्ला ब्ला। और शुरुआत की जो चैटिंग होती है मैंने डिलीट कर दी, वो वैसे भी मैं रखता नहीं हूँ। जब मैं निकला था तो डिलीट कर दी थी। अच्छा। तो मैंने कहा ब्ला ब्ला, मैंने कहा जी हाँ बहुत अच्छा। तो हम लोगों ने ना, मैं इमोशनली एक ट्रॉमा वाले रिलेशनशिप में चल रहा था उस वक्त। तो उस वक्त क्या हुआ कि मुझे एकदम ऐसी चीज़ें चल रही थी कि एक शहर को छोड़ के दूसरे शहर में आया था, अपने आप को खोजने, अपने आप की तलाश में। और सब कुछ मैंने बनाया, हर चीज़ किया, लेकिन वो जो चल रहा था ना, वो इतना बड़ा ट्रॉमा था कि ना मैं किसी से कह पाऊँ ना सह पाऊँ। अंदर ही अंदर मरूँ और घुटूँ। तो कुछ दिनों में ये चीज़ें होती रही। तो फिर हमने ना फ़ोन पे बातें शुरू कर दी, घंटों हमारी मित्तल की, मैं उसे मित्तल कहता था, मित्तल साहब कैसी हो। हम लोग बातें करने लगे एक दूसरे से, और बहुत अच्छे लेवल की बातें होती थी। कभी ये घूमना, कभी वहाँ घूमना, मनाली जाने तक की भी बातें हुई। और इनफैक्ट वो कुछ चीज़ें उनसे ही पूछूंगा, कुछ मैंने जगह पे बोली भी हैं, और कुछ मैं क्या सोचता हूँ कि किसी भी इंसान को नीचा नहीं दिखाना चाहिए अगर वो मुझसे पूछे। और ये कहीं ना कहीं मुझसे भूल हुई ज़रूर है, लेकिन वो अपने हिसाब से कर गई, मेरा इस्तेमाल इसलिए कर गई। जब वो अंदर गई तो उन्होंने सॉरी बोला, मैंने पहले भी बताया आपको, है ना। और वो उसके भाई ने मुझे कॉल भी किया, वो तो कॉल रिकॉर्ड्स में देखिए। मुझे क्या होता है, मुझे भारतीय संविधान और भारतीय गवर्नमेंट और पुलिस डिपार्टमेंट में बहुत भरोसा है, क्योंकि सच्चाई बनाई नहीं जाती, सच्चाई होती है। सच्चाई वो निकाल लेंगे अगर चाहिए तो उनको। अब हुआ यूं कि कई बार मिलने के प्लान्स कैंसिल हुए, बॉडीगार्ड नहीं जाएंगे, हम तुम चलेंगे, थोड़ा पार्टी करेंगे या जो भी बात है, इस तरीके से बियर पियेंगे, ये वाली सब बात हुई। अच्छा, बियर पीते हैं? बियर पीने की बात हुई, चीज़ें हुई। पीती है नहीं, मेरे साथ में पी कभी नहीं। अच्छा। लेकिन बात हुई। अच्छा। उसने क्लियरली मुझसे बात की। और यकीन मानो वो चीज़ें दिखेंगी, अभी धीरे धीरे दिखेंगी और दिखेंगी। क्योंकि
अभी अपन भी सिंगल ही है जीवन में, क्योंकि वो चल रहा है सिंगल इन द सेंस, सिंगल ही मान के चलो लाइफ में, सब कुछ अकेला बच्चा कर दिया अपने आप को, खत्म कर दिया अपने आप को। अच्छा ये चीजें हुई तो हमारा प्लान वृंदावन का पहुंचा। अब वृंदावन पहुंचने के बाद में मैम ये हुआ कि रेडिसन ब्लू एक होटल है, नई प्रॉपर्टी बनी थी, वहीं पे ये रुकी हुई थी। वो नीचे रिसेप्शन पे आई, कैमरा वैमरा चालू करके कॉफी वगैरह सब पी। चूंकि मैं अकेले गया था और मुझे पब्लिकली वीडियोस बनाना बहुत बुरा लगता, मतलब अंदर से मुझे अच्छा फील नहीं होता। आज तक मैंने व्लॉगिंग 2 बार स्टार्ट करके बंद भी कर दी कि मैं दूसरों की तरफ कैमरा नहीं कर सकता, या पब्लिकली मैं कैमरा ऐसे नहीं पकड़ सकता, पकड़वा सकता, क्योंकि आप फोकस तो मेरे पे कर रहे हो, लेकिन मेरे पीछे भी कुछ लोग बैठे, उनका कंफर्टेबल जोन मिस हो जाता है, कंसर्न नहीं करना। तो हुआ यूँ, तो हम लोग फिर ऊपर गए, मैंने होटल रूम में चेक इन कर लिया अपना, रुके रहे बढ़िया आराम से, बातें की, मस्ती की, कभी वो मेरे रूम में आ रहे, कभी हम उनके रूम में जा रहे हैं, अच्छी बातें हो रही, सब चीज़ अच्छा बढ़िया। और होटल रूम के अंदर वो पानी वानी सब प्लास्टिक की बहुत सब पीती है, वो छोड़ो, ये यकीन मानो ऐसा कुछ नहीं है, वो एक कहानी अलग है उसका, पता नहीं वो अलग ही क्यों कर रही है ऐसा, जबकि एंटरटेनिंग है, लेकिन पता नहीं ऐसा क्यों कर रही है। अच्छा, ऐसे आप ऐसे मतलब ऑफ कैमरा बिग बॉस के बाहर अगर आप ऐसी दुनिया है नॉर्मल आपके साथ, वो ऐसी नहीं है। हाँ। ये सिर्फ आपको बिग बॉस में दिख रही है। बिग बॉस में दिख रहा नहीं, रियल लाइफ में भी है ये। अच्छा, रियल लाइफ में भी है। ये सिर्फ एक पर्सनल लोगों के सामने इसका अलग चेहरा है, बाकी सबके सामने तो ये वही है। सुनो अब बता रहा हूँ, हुआ यूं, अब सुबह प्रेमानंद महाराज जी के पास जाना था, तो क्या हुआ कि इसमें कहानी शॉर्ट कट कर दी है मैंने, वो क्योंकि मैं नहीं कह सकता कुछ भी। अब प्रेमानंद महाराज जी के पास निकलते हैं, तो सुबह सुबह वहाँ पहुँचते, तो वो ऐसे निकलते हुए जो एक नोक झोंक चलती रहती है हमारी आपस की। अच्छा, सामने कोई भी एक इंसान नहीं है, तो ऐसे हाथ हिला रही है, तो मुझे ये बड़ा ऑकवर्ड फील होता है। मुझे ये लगता है यार कि तुम मतलब कोई सामने हो तो अच्छा है। मैं तो अगर एक बंदा जानता है पूरी भीड़ में, मैं उससे जाके गले लग जाऊंगा, क्योंकि तू मुझे जानता है, अब मुझे अच्छा लगता है। इसके बाद इन्होंने क्या काम करा, पता नहीं कहाँ से भीड़ जोड़ देते हैं उसमें, ये कि सामने से हाँ कितने लोग हाथ मिला रहे हैं। मैंने कहा ये तुम एडिटर तुम्हारा कौन है, क्रिएटिव कौन है? तो मैं इनको यहाँ से हमारी जो नोक झोंक शुरू हुई। फिर डिसरिस्पेक्ट इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम है, इसने डिसरिस्पेक्ट शुरू कर दिया। देखिए आपके साथ ये लड़का बैठा कैमरा चला रहा है, आप आगे फ्रंट पे हो, तो कहीं ना कहीं आप इनके ऊपर हो। आप इनसे अगर कैमरा बंद भी हो गया तो आप कैसे बोलोगे, तुझे समझ में नहीं आता, तू ये क्या करता है, ऐसे बोलोगे, ऐसे बोलोगे? आपको कम से कम एटलीस्ट देखना चाहिए कि आपने ये बंद किया, ये जरूरत की चीज थी ना। एक वे होता है बात करने का, तो वो वे ऑफ टॉकिंग जो था उनका, जो काम करते हैं उनका, जो उनके सैंडल उठाते हैं, जो उनके साथ चलते हैं, स्टाफ है जो उनकी रक्षा करते हैं। यकीन मानो वृंदावन में मुझे 1% ये नहीं लगा कि कहीं इन्हें बॉडीगार्ड की जरूरत है। एक बार भी मुझे जरूरत नहीं लगा। मेरे जैसे बंदे को वहाँ बॉडीगार्ड की जरूरत नहीं पड़ रही है, जबकि वो मेरा क्षेत्र है, उस तरफ मेरे लोग हैं, मुझे जानते हैं। और इसको ज्यादा देखिए, आंखें भी कदरदान होनी चाहिए, कदरदानियों की। जो कदरदान होते हैं ना, उनको आंखों से कदर करना आना चाहिए आपको। मैं ना आंखों से पहचान लेता हूँ कि ये मुझे देख के स्माइल की उसने, और मैं उसको स्माइल दे देता हूँ और मैं खुश हो जाता हूँ। हाथ हिलाने की जरूरत नहीं है मुझे, उसे रिकॉर्ड करने की जरूरत नहीं है मुझे। इंसिडेंट सुनाता हूँ आपको छोटा सा। मैं अभी 4 दिन पहले फ्लाइट से, ईश्वर जब कृपा करता, 4 दिन पहले मैंने फ्लाइट से सफर किया मुंबई के लिए। मेरी आगे वाले सीट पे एक राहुल नाम के व्यक्ति हैं, उनकी लॉजिस्टिक कंपनी है। अच्छा। उन्होंने उठ के मुझे बोला, बलराज जी आपको हमारी पूरी फैमिली देखती है, उस दौर से निकाला है आपने मुझे जिस दौर में लोग मरने वाले कगार पे होते हैं। आप यकीन मानिए, सिर्फ मैक्सिमम 2 बार बातें होंगी, उनकी 30 लाख रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी है और मुझे जानते भी नहीं है वो। और यहाँ पे मेरे को चलने के लिए गाड़ी नहीं थी, तो उन्होंने बोला कि मैं गाड़ी भेज रहा हूँ, ड्राइवर चाहिए ड्राइवर रख लो, खुद चलाना खुद चलो, लेकिन आप पैदल नहीं चलोगे। कौन ऐसा इंसान होता है आज सगा भाई सगे भाई को कुछ नहीं देता? 30 लाख रुपए की गाड़ी है, 30 से 35 लाख रुपए की गाड़ी बाहर खड़ी है, कोई उसे मतलब नहीं, कह रहा पैसे चाहिए पैसे ले लो। क्या ले लिया मैंने उसको? ये होता है फैन बेस, ये होता है जो दिल से माना जाता है। तो मेरा कहने का मतलब ये है, जो हमारी कमाई है ना, वो ये है जब आपको उसको पहचानना है, उसको पहचानना है जी। तो सच्चाई कभी ना तो छुपती है, देर भले अंधेर नहीं है। उसके बाद जेस्चर तो चलिए हो गए, राधा वल्लभ जी मंदिर गए, हमने पूरा पूजा पाठ किया। एक जैसे आपको मैं क्या बोलूं, मतलब वो एक पूरा दिन हम लोगों ने बिताया, तो उसमें फिर झगड़े शुरू हुए, क्योंकि जब ये बदतमीजियां करने लगी तो लोगों के प्रति भी, और उसने ये रवैया मेरे ऊपर भी अपनाना शुरू कर दिया। तो ये मुझे थोड़ा सा बुरा लगा। फिर मैंने इनका लाइन अप करवाया, एक महाराज जी ऐसे हाथ, उनका नाम मुझे याद नहीं है, रिस्पेक्टली बोल रहा हूँ उनको, ऐसे हाथ खड़ा रखते हैं वो, तो उनका इंटरव्यू इनका करवाया मैंने, पॉडकास्ट में डायरेक्शन भी किया, मतलब फुल इस्तेमाल, जहाँ जा रही है बढ़िया अपना डाल दे रही है, अपनी मर्जी से कुछ भी कर रही है। एक कृष्ण जी भगवान जी का मंदिर बहुत बड़ा टेंपल बन रहा है, इस्कॉन टेंपल वहाँ मथुरा में, सबसे ऊंचा बन रहा है वो। उनकी वीडियो भी डाली, प्रेसिडेंट के सामने उन्हें बिठाया और उनसे बोला, नमस्ते
देखिए ये बलराज जी हैं, मैंने इनको बहुत स्पेशली यहाँ के लिए बुलाया कि कवर करें, बताएं, बहुत बड़े इन्फ्लुएंसर राइटर हैं और ऐसे बोलते हैं। मैंने कि यार मेरी छाती चौड़ी, मैंने कहा अरे यार आज तक कितना अच्छा इंट्रोडक्शन दे रही है। मैं खुश हुआ, खाना वाना भोज वोज सब कुछ हुआ, आरती वारती सब हुआ, इसने सब काट दी, सब ओके, सब कुछ अच्छा हुआ। बाहर निकलते ही बोल रही है, देखा बलराज मैंने तुझे कितने बड़े आदमी से मिलवाया। मैं बोला यार तो दोनों तरफ मत चला कर, एटलीस्ट किसी एक की तरफ एक साइड बना के तो चल। अगर तूने उधर भी अपने पत्ते फेंक के आ गई, ये इतनी बिजनेस माइंडेड वुमेन है ना, बिजनेस नहीं है इसके बड़े बड़े लेकिन बिजनेस माइंडेड वुमेन है। ये क्या करेगी, आपसे मिलवाएगी तो आपसे मेरा फायदा उठाएगी, मुझसे मिलवाएगी तो मुझसे आपका फायदा उठाएगी। मतलब समझना मेरी भावनाओं को, यहाँ शब्दों में हेरफेर है मुझे अभी, तो थोड़ा सा क्या है कि वो एक दूसरे का फायदा आराम से यूटिलाइज करना जानती है। रिश्तों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, मोरल ऑफ द स्टोरी पॉइंट ये है सिर्फ एक लाइन में कि रिश्तों को कैसे इस्तेमाल किया जाता है, वो तानिया मित्तल बाखूबी जानती है। ये पॉइंट है। ओके, अब इसके बाद आ जाते हैं, ये सब चीजें हो गई, उसमें भी झगड़े वगड़े, कई दिन की नोक झोंक, 2-3 दिन की नोक झोंक के बाद में एक इनकी कार्निवल करके कार है, उसी में 2 बॉडीगार्ड, हम भाई, इसकी पर्सनल जो इसको देखती रेखती साड़ी वाड़ी जो 1000 साड़ियाँ संभालती है, बैग लेके चलती है, वो और ड्राइवर सब उसमें कार्निवल में भर गए एक में ही। मैंने कहा यार बॉडीगार्ड, तब तक मैं सोचता था, लेकिन मैं ये सोचता था खैर आउट ऑफ स्टेशन की वजह से केवल एक ही गाड़ी लाएं तो इसलिए एक ही में आ गए होंगे, लेकिन जैसे मैं रील में देखता था वैसा तो कुछ लग नहीं रहा है। मैंने कहा ओके, मैं इन्फ्लुएंस हुआ था उनसे, ऐसा नहीं मैं हुआ था। अब हुआ यूं कि चलो चलते गए, नोक झोंक तो बहुत चरम सीमा पे पहुंच चुकी थी। मैंने उनको बोला, मैंने कहा मित्तल बदतमीजियां कम कर दे, ऐसे चिल्ला के बोला मैंने भी, मैंने कहा बदतमीजियां कम कर दो, नहीं तो जिंदगी में अकेले रह जाओगे। अभी मैसेज में भी जाने से पहले बहुत सारी बातें लिखी हैं, वो आपको शो करना नहीं करना, लेकिन मैं आपको दिखाऊंगा। उसके बाद ये सारी चीजें इसने गाड़ी में बैठती नोक झोंक में बोली, भैया जी बॉस अच्छा एक होता है बॉस रिस्पेक्टफुली बोलना, बोलते हैं उनके अरे उसका भाई बोलता है मेरे सामने, वैसे तो वो बोलता है कि नहीं बोलता, उनके कैरेक्टर बहुत अच्छे अच्छे हैं ना उनके, वो कभी तुरंत कैरेक्टर में रहते, कैरेक्टर पकड़ लेते हैं। और उनको ये बेवकूफ़ों को नहीं पता कि तुम जिसके सामने बैठे हो उसने जिंदगी के वो किताबें पढ़ के, और वो किताबें जिंदगी की पढ़ के, आप लोग किताबें पढ़ के आगे बढ़ रहे हो, उसने जिंदगी का हर एक रुख पढ़ा है। जिंदगी में कोई ऐसा शब्द नहीं जिसके ऊपर में 24 घंटे या इसी लैंग्वेज में इसी शब्दों को बात कहते हैं ना, वो लिखो, गाय के ऊपर निबंध लिखो, लोग गाय के ऊपर निबंध, मैं 1000 बार ऐसी बोलता रहूंगा निबंध क्या, कोई भी एक शब्द जो आप बोलो, दुनिया का जो भारत जो रिलेट करता हो, कोई भी एक शब्द दो, 24 घंटे तक उस पर बात करता रहूंगा ऐसे ही। तो इन्हें ये नहीं पता कि किसके सामने, तो कह रहे भैया इनका जाने का इंतजाम किया जाए और इनको भेजा जाए। अब मुझे ये सेल्फ रिस्पेक्ट से ऊपर लगा, ये लगा कि ये थोड़ा सा इसने वार किया। तुरंत मैंने उन्हें कुछ नहीं बोला, मैंने कि मित्तल को भाषण दिया, अकेले रह जाएगी तू, अकेले, ये याद रखना आखिरी बात है तुझसे मेरी। भाग गया, होटल से बैग उठाया, अपना चेक इन सब क्लियरेंस किए, कैब बुलाई, सीधा एयरपोर्ट, एयरपोर्ट से मुंबई। इस दौरान इसको ब्लॉक किया, सब कुछ जो एक भी फोटो खींचा था, जो भी साथ में जो खींचा था वो भी डिलीट किया, खत्म किया, एकदम खत्म, कोई इससे वार्तालाप नहीं, सब ठीक हुआ। अब इसने कुछ दिनों के बाद मुझे फ़ोन करके बोला प्लीज़ अनब्लॉक कर दे, प्लीज़ अनब्लॉक कर दे, तो मैंने अनब्लॉक कर दिया, बस इतना। फिर इसके बाद इसने, मैंने देखी वीडियोस डली हुई हैं, अब रूम के अंदर इसने, मैंने पॉडकास्ट किया था एक, तो इसने पॉडकास्ट ना कई बार फ़ोन किया बीच में कि पॉडकास्ट का डेटा भेज दो, अपने भाई से भी कॉल करवाया, पॉडकास्ट का डेटा भेज दो। अच्छा एक और बात है, एक रत्ती भी जो भी मेरे शब्द इसमें तनिक भी, एक हल्का सा भी, एक झूठ का एक कण भी नहीं है, एक भी। उसका भाई मुझे कॉल कर रहा है कि पॉडकास्ट वो कर दीजिए और ये कर दे, मैंने कहा मुझे नहीं करना भाई, आप कर लो। तो उन्होंने इसमें मेरी आवाज़ यूज़ कर करके मेरा फेस ने दिखाया, रील्स डाली है कई जगह। तो एक रूम में इन्होंने ऐसे फोटो खींचा था, तो रिस्पेक्टली मैंने ऐसे खड़ा, तो उसमें लगा दिया हमारे मिलन की घड़ी टॉक विद बल, गाना लगाया उस पर, हमारे मिलन की घड़ी। ये कोई गाना लगाने का सेंस होता है कि यार कम से कम इतना तो कि चलो खुद तो कहते हो छुपाना है, खुद ही ढोल पीट पीट के बता रहे हो हैं चीज़ें। फिर उसमें लिख रही है आई एम बिगेस्ट फैन बलराज सिंह, क्या जरूरत है इसको ये लिखने की। और आप मुझसे बिना पूछे, अरे आप चलो आपसे मेरा था तो कम से कम मैं एक टॉक्सिक रिलेशनशिप में वापस फिर से आ तो गया था, क्योंकि उसमें आग लगवा दी, इसने झगड़ा करवा दिया तगड़ा। मैंने कहा ठीक है, इधर जो मैं सह रहा था वो भी इधर ऐसे की तैसी हो गई, ठीक है, टॉक्सिक वाले में हो गया ऐसे की तैसी, वो पहले से टॉक्सिक था और ज्यादा हो गया। और उसके लिए जो सफाइयाँ देनी पड़ी, नहीं कसम से मैं नहीं ऐसा ऐसा रही हूँ, और वो जो मैं नहीं बोलना चाहता, जो एटलीस्ट कभी कभी क्या होता है, आपको भी देखो लगा होगा, रिलेट करोगे आप सब, कभी कभी इंसान सच नहीं बोलता, वो बोलता जो सामने वाला सुनना चाहता है, ताकि झगड़ा खत्म हो, बस झगड़ा खत्म हो जाए, वो जो चाहता वही बोल दो, बस झगड़ा खत्म हो जाएगा। तो मैंने वो जो कभी कभी ऐसे हो जाते हैं। अच्छा ये सब चीज़ें ठीक हुई। अब इन्होंने कई जगह पे वीडियो ऐसे डाली है जहाँ पे
वृंदावन में इनका बॉडीगार्ड जैसा दिख रहा हूँ मैं। अच्छा। फिर लेकिन कई जगह पे ऐसी वीडियो जहाँ पे दोनों आरती करके निकल रही है। वहाँ के महाराज जियों से, पुजारियों से पूछोगे तो ये कैसे हमने जिंदगी जी है, तो वहाँ जाके आपको सच्चाई को प्रमाण की जरूरत नहीं होती। तो ये चीजें रही हैं। उसके बाद मैं सब कुछ भूल चुका था। मैंने इस बार क्या काम किया कि मैंने सोचा कि इस बार मुझे कैसे भी करके मेरी मेहनत को सफल बनाना है। मैंने एक बहुत बढ़िया कंपनी बलराज सिंह एंटरटेनमेंट की स्टेब्लिश तो पहले से थी, उसको बस एक जगह देखो बढ़िया स्टूडियो, इससे तो थोड़ा छोटा सा बना के, और फिर रिसेप्शन अलग बनाया, एक वो मीटिंग रूम अलग बनाया, और पूरा एक स्टूडियो बड़ा सा, मैं कैमरे में देखता रहता हूँ आजकल, बढ़िया ब्लैक थीम पे बनाया। सब काम किया, मेरा काम शुरू। मैंने अपनी टीम में 7-8 बच्चे हायर कर रखे। मैंने कहा कभी भी अब बिग बॉस विद बलराज का एक चैनल बनाओ, बीबी विद बलराज, और जितने भी लोग होंगे सबको रोस्ट करेंगे, लेकिन प्यार से, किसी को बदतमीजियां नहीं करेंगे, अच्छे से। अब हमने ये सोच कर, सपना सोच कर सारा बनाया, लेकिन बीच में आगे फिर से तानिया मित्तल। कैसे? जैसे मैंने मृदुल को सपोर्ट किया लाइव में कि हाँ आप मेरे हो, मेरे रहना, इसे मोहब्बत समझो या नफरत, डाले जो नजर किसी ने दुनिया में आग लगा देंगे, वो मृदुल के पेज पे भी कोलैब में पड़ी हुई है। अब मृदुल मेरा, चूंकि मेरा भाई है, मृदुल केवल यहीं से नहीं, मृदुल को सालों से हम जानते हैं एक दूसरे को, और बहुत अच्छा भाई। कभी लेकिन सोशल मीडिया पे आज तक हमने ये पोस्ट नहीं किया कि मृदुल मेरा भाई है या कुछ भी। हम तब तक एक दूसरे का साथ नहीं देते या कुछ, जब जरूरत ना पड़े। अगर जरूरत पड़ेगी तो बिना कहीं साथ खड़े हो जाते हैं। ये हमारे सर्कल की जरूरत है। अब हुआ यूं, मैंने जब डाली तो तुरंत बॉस के भाई का कॉल आता है, मित्तल। तब तक मुझे ये नहीं पता था कि तानिया मित्तल उसमें बिग बॉस में जा रही है, और मैं सेटअप बना चुका था और रिकॉर्ड भी करने के लिए शुरू था। कहता है अरे आप मृदुल को कैसे सपोर्ट कर सकते हो, बॉस जा रहे हैं। मैंने कौन बॉस? कह रहे बॉस जा रहे हैं। मैंने कहा अच्छा, फिर कह रहे सपोर्ट आपने मृदुल को कर दिया, बॉस को सपोर्ट करना है। मैं बोला ऐसा है, सपोर्ट तो पक्का मृदुल को ही रहेगी, और दोबारा आइंदा फोन सपोर्ट के लिए मत कर देना। आप पूछ लेना तुम्हारे भाई, अगर तुम उसके भाई हो, तुम तक पहुंच रही, बता दो। अगर नहीं किया तो मेरे पास तो आपका ये वाला रिकॉर्ड तो मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, ओके। अब उसके बाद ये बात खत्म हो गई, सब चीज बीत चुकी थी। तो मैं इस दौरान जो ये मेरी बात चल रही थी, मैं वृंदावन बाबा के पास, प्रेमानंद महाराज जी के पास फिर से जा रहा था। लखनऊ से वृंदावन। तो वृंदावन पहुंच के मैंने, जब इसने बोला तो एक क्यूरियोसिटी हो जाती कि यार चलो एक बार पूछ लेते। तो मैंने मित्तल को ना वहाँ, जहाँ इसी होटल में जाके नीचे का रिसेप्शन का वीडियो बना के भेजा। अब मैं आपको दिखाता हूँ, देखिए वीडियो बना के भेजा तो उन्होंने क्या लिखा। मित्तल साहब सॉरी, ये वैसे बहुत गलत काम है। ये हम दिखा सकते हैं ना? आप दिखा देना, मैं आपको दे दूंगा। ठीक है। ये मित्तल माफ करना, देखो इसको मैंने डेट के हिसाब से दिखाता हूँ। ये मैं वहाँ पे पहुँच गया था 18 अगस्त को। तो मैं बोला ऑल द बेस्ट फॉर बिग बॉस मित्तल साहब। कह रहा आई एम इन मुंबई, मीट मी, उसने लिखा। तो मैंने बोला मैं लखनऊ में हूँ मित्तल साहब, नाराज हूँ आपसे, बात करती हूँ रात को। तो मैं वृंदावन पहुँच गया फिर। तो ये मैंने इनको, ये वहाँ की जहाँ पे हम पहली बार मिले थे, तो बोला यू आर इन वृंदावन। फिर कहना यस तानिया, कौन है ये मृदुल, एंड लाइव पे तुमने होगी तानिया मित्तल, मेरे भाई आ रहा है। तो मैंने ऐसे ही बोला था। तो अब यहाँ पे देखो, मैंने इसको इतना, मैंने आपको पहले भी बोला है और अभी भी बोल रहा हूँ कि आप अपने अंदर थोड़ा एरोगेंस को कम कीजिए और लोगों की रिस्पेक्ट कीजिए, क्योंकि सब यहीं रह जाना है मित्तल साहब। आप भी जानते हो और मैं भी जानता हूँ कि हम जानते हैं एक दूसरे के नेचर के। अच्छा खेलना, रियल रहना, बाकी आप दोस्त हो और हमेशा रहोगी। ऑल द बेस्ट वंस अगेन मित्तल साहब। लास्ट जब भी लगे कि हम आपके किसी लायक हैं, दिल से याद करना, हाजिर हो जाऊंगा। पहले भी हुआ था, अब भी हो जाऊंगा। अच्छा, सारी बातें मुझे ऐसा लगता है मैं कभी कभी शायरी भी करता हूँ क्या। मैं पढ़ भी रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है शायरी कर रहा हूँ। मैं कभी कभी लगता है मैं बोला लोल, वो लिख रही लोल, एरोगेंस मुझे नहीं लगता, मुझे कभी देखा है या बिला बिला बिला, बहुत सारी बातें ऐसी हुई हैं। मृदुल 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 सब, मैं प्लस वृंदावन में फर्स्ट एड कौन था, ये फिर हमारे झगड़े नोक झोंक फिर शुरू हो गई यहाँ पे। मैं बोला इंसान की गलती हमेशा छोटी लगती है, ये वो, मैं दर्द से निकलना पसंद करती हूँ। मैंने कहा अच्छा ठीक है दर्द। तो फिर इसने 20 तारीख को मैसेज किया, विल यू कम फॉर मी इनसाइड द हाउस, फ्रेंड्स में नाम दे दूँ। मैं बोला किस हक से, मुझे बिग बॉस में जाना है, मेरा सपना है बहुत पहले से, रियलिटी शो है, मैं इसको पसंद करता हूँ। लेकिन कभी भी मैंने, अगर यहाँ मुझे ऐसा होता तो मैं बोलता हाँ लिख दो करता, लेकिन मैं बोला किस हक से बताओ पहले। तो मैंने इसे एक ऑडियो भेजी थी, से सॉरी। तो इसने बोला ऑडियो सुन नहीं पाऊंगा तो अनसेंड कर दी मैंने, एयरपोर्ट नहीं है। ओके, मैं बोला से सॉरी उस बात के लिए, सॉरी। इसके बाद की सॉरी देखो, आई एम रियली सॉरी बलराज, हो सकता है गलती हो गई हो, बहुत ज़्यादा लोग ज़िंदगी में रहे नहीं, इसलिए शायद साथ रहना क्या होता है पता ही नहीं, आई विल बी एट लीला। अब ये समझो, ये खुद एक्सेप्ट कर रही है कि अकेला। अच्छा, ये जो चीज़ें हैं ये इस बार मैंने डिलीट नहीं की, रखी रहेंगी क्योंकि लेटेस्ट थी और ये चीज़ें बन गई, वरना ये भी कोई प्रूफ नहीं। और मैं इसको किसी को दिखाने के लिए, मैं नहीं कहता कि दिखाओ, मेरा कहने का मतलब ये है कि मित्तल साहब ने मेरा उस समय भी इस्तेमाल किया और अभी भी कर ली, क्योंकि इस वजह से मित्तल साहब बाहर बनी बैठी है ना। हर बार मित्तल साहब हर जगह चल रहा है ना, इसीलिए चल रहा है ना। आपने भी मुझे कहीं ना कहीं इसीलिए बुलाया ना कि मित्तल और बलराज ये ऐसा। तो निगेटिव हो या देखिए पॉजिटिव हो या निगेटिव हो,
लोगों को ये लगता है कि अगर नाम होता है तो सिर्फ पैसे कमाते हैं, अगर बदनाम होता है तो बहुत ज़्यादा पैसे कमाते हैं, ऐसा लगता है। तो ये थीम को बदलना पड़ेगा। ये उसने मेरे से बिना पूछे मेरी वीडियोस पोस्ट की, मुझे बदनाम किया, चीज़ें की, और मेरे लाइफ को हेल बनाया उस समय। तो उसने अपना जो ब्रह्मास्त्र था उस समय चलाया, लेकिन मैंने यहाँ ब्रह्मास्त्र इसलिए चलाया है, अब ये इसलिए चलाया है, एक सच्चे मन को तोड़ना 100 मंदिरों को तोड़ने के बराबर होता है। आप 100 मंदिर बनवा दिए, एक सच्चा मन तोड़ देना, आपको कोई पश्चाताप नहीं सच्चा मन तोड़ना। ठीक है, समझना, पॉइंट समझना, ये बहुत गहरा है। अब इसमें ये हुआ कि तानिया मित्तल कई ऐसी जगह पे जाती है जहाँ छोटे बच्चे आके उससे गले लग के रोने लगते हैं, क्योंकि वो इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, उसे सच मानते हैं जो वो दिखाती है। चलो यहाँ तक ठीक था, लेकिन अगर तानिया मित्तल बिग बॉस के घर से अच्छी इमेज और रियल इमेज और स्पिरिचुअल इमेज बना के निकल गई ना, तो अब टूटेंगे हजारों सच्चे मन। तो वो सच्चे मन नहीं टूटने दें, क्योंकि मैंने देखा है जब वो मंदिरों में, जिस मंदिरों में वो बात करके तारीफ करके निकलती है, उन्हीं मंदिरों के बारे में बुराई करी है मुझसे उसने। और मुझे ये बहुत शर्म जैसा लगता है जब उसने मुझे खुद बोला कि अच्छा, मुझे बोला प्रेमानंद महाराज जी से आप कैसे मिल लिए, ये बड़ा सेंसिटिव है कि तुमसे बात कर ली। मैं बोला हाँ, मैंने लिखा था और मेरे सवाल को कर लिया, और मैंने वो इंस्टाग्राम आईडी भी लिख दी थी। कह रहा हाँ, इसीलिए तुमसे मिल ली है। तो मैंने वो बात पे टॉपिक, ये देखो ये फ्लो वाली बात है, इस पे मैंने बात ही नहीं की। देखिए उसको लगता होगा कि वो शायद किसी कंटेंट के लिए गई थी, लेकिन मैं उस रहस्य को जानने के लिए गया था बाबा के पास प्रेमा, क्योंकि मुझे पुरुषों में उत्तम आज के युग में वही लगते हैं, और मैं उनको बहुत मानता हूँ, बहुत मानता हूँ। अगर वो आज प्राण मांग ले मैं दे दूँ अपने, वो कह दे कि बलराज तेरे प्राण चाहिए, या एहसास ही दिला दे, मैं गला काट लूँगा अपना, चाहे जो भी है। तो मैं गया था अपने सवालों का जवाब, मैंने मेरी माँ की तस्वीर नहीं देखी थी, तो उनके पास मैंने, आपने शायद देखी होगी वीडियो, मैंने लिखा था उनके ऊपर। उन्होंने बोला कि तेरी माँ का परिचय बता रहा हूँ बेटा, माँ जगदम्बा तेरी अम्मा का परिचय है। तो उस दिन से मेरे एक दोस्त ने, अमन दयाल ने, मुझे मेरे शकल से मिलती जुलती एक स्केच बनाया, वो मुझे दिया और उस झंझट से बाहर निकाला, उस उलझन से निकाल दी जो सालों से मेरे अंदर थी। और मैंने लिखा था कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज़ दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे ईश्वर, ले ले मेरी जान, ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिल जाए। तो मैं इसका जवाब लेके आया था वहाँ से, और दोबारा मैं गया, दोबारा मिला बाबा के पास। दोबारा मिलने के बाद में सब कुछ समर्पित करवा देगा, तो सब समर्पित कर दे, बिल्कुल सच बात है। कुछ लोग जो कह रहे हैं ना 4 दिन से स्पिरिचुअल, बिल्कुल सच बात है जी, मैंने सब कुछ त्याग करा है बाबा के पास जा करके। कोई कहने की बात नहीं है, झूठ कभी नहीं छुपता, सच कभी नहीं रुकता, सब दिखता है और सब चलता है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें रही हैं मेरी लाइफ की, इसे कोई नैनो रिलेशनशिप बोले या कुछ भी, लेकिन तानिया मित्तल 1 नंबर की फेक है। वो स्पिरिचुअलिटी के नाम पे, क्योंकि वो क्या करता है, मान लीजिए इनकी जो टीम है बना करके उसे जोड़ देती हैं, और जोड़ने के बाद में वो क्या चैट जीपीटी से निकालेंगे कि इस प्राचीन मंदिर के बारे में 1 मिनट की शॉर्ट्स के लिए एक स्क्रिप्ट दे दो। अब दूसरे तरफ पे यहाँ पे प्ले कर दिया, रिकॉर्डिंग कर इधर। आज मैं आई हूँ राधा वल्लभ जी मंदिर पे, आप यकीन माने यहाँ पर आकर मेरी आत्मा ऐसी हो गई है जैसे कि मेरा तन बदन सब इनकी ही माया में खो गया है। आज हम आपको बताएंगे इस प्राचीन मंदिर की खासियत। ये मंदिर बहुत ही पुराना है, और मैं, आप यकीन मानो, ये इनकी स्क्रिप्ट होती है इस तरीके से। वो जैसे लोग सोचते हैं ना, ऐसे भाई मैं कहता हूँ टैलेंटेड है, सब चीज़ है, लेकिन टैलेंट को सही तरीके से सही जगह पे जेन्युइनिटी के हिसाब से। आज मुझे, मेरी पहली बार जब मेरी कुछ वीडियोस बहुत लाखों मिलियनों में, कई मिलियनों में गई हैं, कई लाख लोगों ने मेरी आवाज़ में वीडियो बनाई है, मुझे ऐसा लगता है जब इंस्पिरेशन जब मिलती है ना, इंसान को ताकत मिलती है। आज मुझे इंस्पिरेशन, देखो मैंने आपको दिखा दी किन किन लोगों से मिल रही है। अनुपम खेर साहब ने एक मेरी वीडियो पे वॉइस लिपसिंक मैच करके उन्होंने वीडियो पोस्ट की थी, और वो उनकी 30-35 मिलियन उनके पेज पे गई थी। वैसे भी बहुत वायरल थी कि सेल्फ रिस्पेक्ट सबसे पहले है, कदर उनकी करो जो तुम्हारी करे, ज़्यादा गुलामी भी इज्जत की नीलामी हो जाती है। ये वीडियो इतनी वायरल हुई थी कि इसके व्यूज़ बिलियन में हैं, बिलियन में, अगर ओवरऑल व्यूज़ देखे जाए इंस्टाग्राम पे। तो मुझे इस बात, देखिए मेरी जो सफलता है, जिस रास्ते पे मैं चल रहा हूँ, ना तो ये मुझे एक दिन में मिली है, और कोई भी अरे गहरे लोग ना एक दिन में मुझे इससे छीन सकते हैं, दूर कर सकते हैं। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कौन आता है कौन जाता है। और मित्तल साहब की कुछ बातें अगर डायरेक्ट वो मुझसे पूछे तो मैं ज़रूर बताऊंगा, क्योंकि ये कोई गांव में गली गुच्छे में छपा हुआ अखबार नहीं है कि आज छप गया है और कल मिट जाएगा। ये ऑनलाइन है और हर जगह आर्टिकल्स हैं, एबीपी, आज तक, हर जगह। तो जब वो बाहर निकलेंगे सवाल तो करेंगे ना, मैं गलत होऊंगा मुझे सज़ा मिलेगी, वो गलत होंगी उन्हें सज़ा मिलेगी, जो गलत होना तो तय है। देखिए मैं जाऊंगा या नहीं जाऊंगा अंदर उनके पास, ये तो 50-50 ना भी और हाँ भी है, लेकिन वो 100% बाहर तो आएगी ही ना।
तो सच ये तो तो कोई ऐसा सामने है, आता सच ही तो है। सामने आना ही है। लेकिन उसे मैं अब स्पिरिचुअलिटी के चोले को पहन के यूपी के किसी मंदिर में नहीं घुसने दूंगा, ये मेरा वादा है। ओके। अपनी फैमिली को लेके आए, माता पिता को लेके आए, रिलेटिव रिलेशंस को लेके आए, पूजा पाठ करने के भाव से हम उनका स्वागत करेंगे, फूल बरसाएंगे उनके चरणों में, कुछ भी करेंगे। और ये मैं एक पद के नाते पे होने के बावजूद बोल रहा हूँ कि मैं भी उसी उत्तर प्रदेश के अंदर सरपंच की पोस्ट पे हूँ, और मैं ये दावे के साथ कहता हूँ कि हमारे जो मुख्यमंत्री हैं श्री आदित्यनाथ योगी जी, माननीय मुख्यमंत्री जी, हम उनसे भी गुजारिश करेंगे कि ऐसे लोगों को रोका जाए जो धर्म को धंधा बनाते हैं, जो धर्म की जो है मजाक और खिल्लियाँ उड़वाते हैं, उनको बैन किया जाए। और टूरिज्म तो बहुत दूर की बात है प्रमोट करने के लिए, उनको कोई भी ब्रांड हमारे यूपी उत्तर प्रदेश का ना मिले, ऐसी हम कामना करते हैं और उनसे अपील करते हैं, हम करवाएंगे उनसे। मैं स्क्रिप्ट राइटर हूँ भाई, मैं लिखूंगा, उनको बताऊंगा उनको। आपको चैट जीपीटी की जरूरत भी नहीं है। मुझे देखिए, चैट जीपीटी, देखिए अगर काम को शॉर्ट करना है तो ठीक है आप कर सकते हो, हाँ। लेकिन भावनाओं को कैसे चैट जीपीटी लिखेगा? आपके अंदर क्या चल रहा है, मुझे नरेन को घुमा के लिखना है। नरेन एक अच्छा लड़का है, चैट जीपीटी लिखेगा अच्छा लड़का है नरेन, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लगता, तो ये कैसे, वो मेरे भाव को कैसे लिखेगा? एग्जैक्टली। मेरे भाव मेरे हैं। कोई भी टेक्नोलॉजी आप जब बनाते हो वो आपकी भावनाओं को नहीं दर्शा सकता, वो सिर्फ टेक्नोलॉजी है, ह्यूमन नहीं है। इंसान ह्यूमन है, और इंसान की सबसे बड़ी गलती हो रखी है कि वो इंसानों की ही नज़रों में अच्छा बनने की कोशिश कर रहा है। चोला उतारोगे तो जब सांप अपनी कैंचली उतारता है ना तो बड़ा फ्री फील करता है। आप कैंचली उतार के देखो, आप बहुत फ्री फील करोगे, और मुझे रत्ती भर किसी से कोई डर नहीं लगता, अच्छा। चाहे कितना डार्क सीक्रेट हो। इससे ज़्यादा क्या सीक्रेट होगा कि मेरे कोई न्यूड फोटोज वायरल करेगा, या मुझे कुछ गंदा कुछ बोलेगा, या मेरे बारे में ये बोलेगा ये 1000 लड़की मैं खुद एक्सेप्ट करता हूँ। मैं रील के पीछे, देखिए रियल लाइफ और रियल लाइफ में एक अंतर बताता हूँ कि रियल लाइफ आप लोगों की प्रॉपर्टी है, चाहे मेरा ही हैंडल क्यों नहीं, क्योंकि आप देखते हो उसको, आपका परिवार देखता है उसको, आपके भाई, आप सब देखते हो। तो अगर मैंने कुछ अभद्र भाषा का इस्तेमाल करके या कुछ अश्लीलता टिप्पणी करता हूँ तो आप मुझसे 100 बार पूछ सकते हो, आपकी प्रॉपर्टी है एक प्रकार से। लेकिन पर्सनल लाइफ, जिस डार्क जगह से मैं आया हूँ वहाँ से आप मुझसे और क्या उम्मीद लगाएंगे? जो चीज़ें मुझे मिलती गई, जो जैसे मेरे से होती गई, जब मैंने चोरियाँ भी की, मैंने सब किया ना भाई, मैं क्या, मैं कोई कर रहा हूँ? अगर किसी का दिल दुखाओ तो मेरे सामने आके बोलो कि बलराज तूने ये गलत किया, मैं माफ़ी मांगूंगा, जो सजा होगा, जो प्रावधान होगा उसको भुगतूंगा। यही तो एक तरीका होता है जी। यही एक तरीका हम मानेंगे। लेकिन छुपा के ये नहीं मेरी गलती भी नहीं है और मैं तय जी रहूंगा, ऐसा नहीं है। मेरी जो गलती है सामने आओ, माफी मंगवाओ और माफ करो। नहीं माफ कर सकते, सजा दो, उसके प्रावधान के अकॉर्डिंग सजा दे दो। अपन यही तो कर सकते हैं, अपने हाथ में तो यही है। जी बिल्कुल। आपने कई मतलब एलिगेशंस को साफ भी किया है, आपने सच्चाई बताई है कई बार। आपने ये भी कई बार कहा ये आपने अभी प्रूफ दिखाए हैं हमें बकायदा कि तानिया मित्तल ने सॉरी कहा है और आपसे मिलने की गुजारिश भी की है। इस्तेमाल करके वो इस बार यूज़ वो कहती हैं कि उन्होंने यूज़ किया, आप कहते हैं उन्होंने आपका यूज़ किया। फिलहाल ये सवाल था कि आपको पता है कि तानिया कितनी झूठी हैं, कितनी फेक हैं? बिल्कुल पता है जी। एक ऑनेस्टी से अगर आपको जेन्युइनली आपके मन में ये है कि तानिया से मुझे एक सच्चा जवाब अगर जानना है, तो वो आपका एक सवाल कौन सा होगा? क्या तानिया मित्तल आप सच में स्पिरिचुअलिटी पे विश्वास करती हो, मानती हो? अगर मानती हो तो नजरें मिला के ये जवाब दे दो, बस ये एक सवाल है। मुझे उसके पहनावे से, मुझे उसके बात करने से, मुझे उसके झूठ से, मुझे उसके बिजनेस से, मुझे उसकी फर्म से, मुझे उसके बॉडीगार्डों से, मुझे उसकी ये बकवास से, मुझे उसके एरोप्लेन लिफ्ट, हवाई जहाज, सबसे कोई मतलब नहीं। हर कोई अपनी ज़िंदगी को जीना चाहता है और अपना लाइफ स्टाइल मेंटेन करता है। मुझे ठेस है इस बात से कि मेरे देखिए जब तक मैं स्पिरिचुअल नहीं था मैं कभी ध्यान नहीं देता था, ना मुझे ज़रूरत थी, और अभी भी इन्होंने पहले मुझे छेड़ा है। जाना था तो चुपचाप चले जाते अपने भाई से या खुद फ़ोन करके, मुझे क्यों पिंच कर रहे हो? मतलब आप मुझे, एक तो मैं इतना फर्स्टेड हूँ, इतने सालों से मैं मेहनत कर रहा हूँ, चीज़ें कर रहा हूँ, मैंने चीज़ें बनाई, उसमें भी आप मुझे डिस्टर्ब कर रहे हो। तो फिर मेरे को सिर्फ एक ही जवाब, जो आपने सवाल पूछा वो यही है, क्या आप सच में स्पिरिचुअल हो? और स्पिरिचुअलिटी का जो चोला आपने पहन रखा है, क्या ये सच्चा है या झूठा है? और धर्म को धंधा आप नहीं बनाते हो? इन सवालों का आप जवाब दे दो। अगर गलती मेरी निकली ना तो मैं पूरे समाज के सामने, पूरे मैं आपके चैनल के माध्यम से कहता हूँ, पूरे भारत के अंदर लाइव आगे कहूँगा कि तानिया मित्तल बहुत सच्ची है और मैं गलत था और माफ़ी मांगूंगा अगर ये सच निकला तो स्पिरिचुअल। फिर मैं उन्हें वो चीज़ें दिखाऊंगा, उससे राब्ता करवाऊंगा उनकी हकीकत से कि, और मेरे पास सबूत नहीं, मैं उन्हीं की जुबानी करवाऊंगा, उन्हीं की जुबानी करवाऊंगा और वो कहेंगे कि हाँ ये है, वो मानेंगी इस चीज़ को। ओके। तो ये चीज़ है।
ठीक। आप मेरी स्टोरी कवर करेंगी प्लीज। जब मैं कभी, ये जरूरी नहीं है कि अभी या कभी भी, जब आपको लगे तो मैं चाहता हूँ कि एक बार मैं वो कमरा भी आपको दिखाऊं जीवन में जहाँ मैंने अपने सालों गुजारे हैं, वो लेबर चौक भी दिखाऊं जहाँ मैंने वो बैठ के आज भी लूडो खेलता हूँ उन लोगों के साथ। मैं वो जगहें भी, मैं उस गांव को भी दिखाना चाहता हूँ जिस गांव से मैं आया हूँ। सब मैं खर्च करूँगा, कोई दिक्कत नहीं, आप कोई पैसा आपको खर्च करने की ज़रूरत नहीं। ईश्वर ने मुझे इस लायक अभी बनाया है कि मुझे कोई किसी की ज़रूरत नहीं कुछ लेने की। लेकिन जो मैंने बोला है एक्चुअल में ये लोगों को पता भी चलना चाहिए कि ये है एक्चुअल में। दूसरे की दीवार में खूंटी टंगी है, दीवार है उसमें खूंटी टांग के काली पन्नी बांध के टंगे हैं, 3 बच्चे हैं, 3 परिंदे, 1 चूजा, और ढकने के लिए। मैं कुछ बातें जीवन में कभी नहीं भूलता हूँ। अच्छा। जैसे बारिश पड़ने का मौसम आता है ना, तो पूरा गांव ये प्रार्थना करता है बारिश पड़ जाए तो हमारा पलेवा हो जाएगा। पलेवा समझती हैं आप? खेत की सिंचाई हो जाएगी ताकि गीली हो जाएगी, तो उसको खुदाई करके उसमें धान वान कुछ बो देंगे। इकलौते हम लोग थे कि भगवान बारिश मत पड़ना, हम सोएंगे कहाँ, इस तरीके से। अच्छा, अगर ईश्वर ने नहीं सुनी, लोगों की ज़्यादा सुन ली, तो हमारा जो जिसकी दीवार में खूंटी है वो पूरे महीने ठीक रहेगा, लेकिन जिस दिन बारिश का मौसम बनता उस दिन वो हमसे झगड़ा कर लेता था। उसे अदबद के उस दिन झगड़ा करना है जिस दिन बारिश आने वाली है, और वो हमारी दीवार से खूंटी निकाल के फेंक देता था कि हमारी दीवार में क्यों खूंटी टांग रखी है उसने। और वो यकीन करेंगे, वो मेरे सगे चाचा जी, सगे चाचा, फैमिली, सगे चाचा। अरे यार मैंने क्या हो गया, एक दिन मैं कभी नहीं भूलता। बहुत सेंसिटिव जगह पे होती हैं चीज़ें। एक मेरी चाची हैं और वो नए चावल आए थे बन के, और वो दाल बना रहे थे। सेंसिटिव मुद्दा है, इसको छोड़ते हैं, क्योंकि आंखों का पानी, दिल की कहानी हर कोई नहीं समझ सकता, वो चीज़ें निकल जाती हैं, छोड़ते हैं इसको कोई फॉरगेट करते हैं। और एक और चीज़ है, लेकिन आज ये ज़रूर है कि जिन्होंने मुझे सताया है, मैंने उनके बच्चों की शादी भी, मेरा गाँव देख रहा हूँ, उनकी बेटी की शादी मैंने की है, और ये मैंने नहीं, ईश्वर ने करवाया। ये कैसे बड़े शब्द निकल जाते हैं कभी कभी फ्लो में, लेकिन मैंने उनके लिए जो मैं कर सकता था मैंने किया। मैंने मेरे भाइयों के लिए जो कर सकता आपके हाथ में था। आज मेरे गांव में, मेरे हालातों के हिसाब से, मेरे गांव के हालातों के हिसाब से सबसे बड़े 3 घर हैं, और एक घर में बस रहते हैं 3 घर, 2 घर खाली पड़े हैं, 2-2 मंजिल के, 3-3 मंजिल के, वो 2-2 मंजिल के, और मेरे 3 घर हैं और ऐसे ही पड़े हैं और खाली पड़े हैं, कोई नहीं रहता उन घरों में, परिंदे रहते हैं, ना पिताजी भी नहीं है। मेरे घर में मैंने अच्छा एक घर बनाया, करोड़ों रुपए उसमें लगाए, और वो परिंदे मेरे घर में रहते हैं। मित्तल साहब के यहाँ लिफ्ट लगी हो ना लगी हो, लेकिन हमारे यहाँ जनरेटर व्यवस्थाएं सारी हैं। लिफ्ट तो हमने नहीं, गांव में लिफ्ट की जरूरत नहीं। देखा है आपने उनका किचन? अब मैंने तो देखा है, मुझे तो वो केक वेक जिस दिन उन्होंने काटा था उस दिन कहीं भी लिफ्ट भी नजर नहीं आई, और शायद वो उन्होंने अपने घर ही काटा था, तो मुझे ऐसा लगता है। खैर, वो उनका एक पर्सनल एजेंडा है, वो किस तरीके से अपने आप को पोर्ट्रे कर रही है, वो पब्लिकली छुप नहीं रहा है, वो तो सबके सामने आ रहा है। ग्वालियर के आसपास में 7-8 किलोमीटर की दूर में मेरे कुछ दोस्त रहते हैं, मैंने बाइकों से, गाड़ियों से उसके घर की खोजाई करवाई, कहीं मिल नहीं रही है। अच्छा। घर नहीं मिल रहा। मैंने कहा इतने बड़े बिजनेसमैन है, तुम ढूंढ नहीं पा रहे हो, साल पागल बना रहे हो। मैंने कहा नहीं है। लेकिन ना अभी कहानी में एक नया ट्विस्ट आ गया है। आप अपनी एक्स को बोल रहे हैं कि वो फेक है, आपकी एक और एक्स है, मैं कभी जोया नाम है उनका। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, मुझे लगता है कि अगर मैंने अभी जरा भी उनके बारे में बात की ना, तो वो जो डिजर्व नहीं करती ना, वो उनको मिल जाएगा। मैं बात ही नहीं करना चाहता। नहीं, बट आई थिंक यू शुड, क्योंकि उन्होंने बकायदा एक सोशल मीडिया पे सबके सामने आपके बारे में जो कुछ कहा है। देखिए, अगर वो, देखिए मैं बस इतना सा कहूँगा, कुछ नहीं बोलना चाहता, मैं बस इतना कहूँगा, जो इंटरव्यू उन्होंने दिया है वो इंटरव्यू दोबारा रिपीट उसी लहजे में कर दें। अच्छा। दिमाग और दिल का पता इससे चलता है, जब आपने मुझसे कोई इंटरव्यू किया और सेम इंटरव्यू मैं किसी और के सामने सेम कर दूं, तो बात दिल की होती है, दिमाग की, जुबान की, आंखों की। मैं उन्हें चैलेंज बस इतना सा दे दूंगा, मैं शी इज नॉट डिजर्विंग। अच्छा। अगर मैं चैलेंज दे रहा हूँ, जो इंटरव्यू उन्होंने किया उनको पूरी वो कर ले कोशिश, उसे देख ले 10-20 बार और सेम इंटरव्यू दोबारा दे दें। सच्चाई जो होती है वो सेम हो जाती है, झूठ कभी सेम नहीं होता। हर बार बदलेगा, बार बार बदलेगा, और यकीन माने इतना बदलेगा कि उन्हें खुद नहीं पता होगा फिल्मों में वो कब क्या गवा बैठे हैं और क्या गवाने की कोशिश में हैं। देख लीजिएगा। तानिया को जब आप रिलेशनशिप में थे, उनको पता था आप मैरिड थे? बिल्कुल। मैंने मेरे अच्छा, मैं आपको एक क्लियर कर देता हूँ, मेरी इंस्टाग्राम पे बहुत पहले से भी मेरी फैमिली की पोस्ट है, मेरे हाथ पे नाम मैंने 4 दिन पहले, सभी 8-10 दिन पहले मिटवाया, प्रतिभा। एवरीवन नोज, मेरी जिंदगी में मैंने कभी झूठ का सहारा लेकर कोई रिश्ता नहीं बनाया। एवरीवन नोज। मैंने कभी भी मेरी लाइफ में, मैं इनफैक्ट प्रतिभा से भी झूठ बोल के कभी किसी के साथ नहीं रहा। अच्छा। प्रतिभा एक
ऐसा सच है मेरी लाइफ का जिसके साथ 7 साल मैंने बहुत ईमानदारी से गुजारे, जब तक वो मेरे प्रति थी। उसको नीचा नहीं दिखाऊंगा, उसको कभी नहीं लाऊंगा इस दुनिया में, कभी नहीं। लेकिन अगर किसी ने ज़रा भी बेईमानी की ना मुझसे, ज़रा भी, तो फिर मुझसे बड़ा खूंखार कोई भी नहीं। मैं बहुत बेकार इंसान हूँ, क्योंकि मैंने हालातों से सीख के अपने आप को बनाया है, किताबों से पढ़ के अपने आप को नहीं बनाया। मुझे पता है, एक लड़का, जो मैंने बोला ना कि एक बियर पीने के लिए भी परमिशन की ज़रूरत पड़ती थी। राज, मान के चलो, राज है, प्रियांक भाई हैं, अमन है, ब्रह्मा राय है, ये सब लोगों को हर एक मैं इनसे निगाह, अगर मैं अब झूठ बोलूंगा ना, मैं इनसे आजीवन, ये कुछ दोस्त ऐसे हैं जो आज भी मैं ओटीपी मांगता हूँ और ओटीपी पूछता हूँ, वो मैसेज कर देते हैं, कुछ भी अगर मुझे ज़रूरत पड़ती है, कभी नहीं बोलते, कुछ भी नहीं, आजीवन मेरे साथ रहेंगे, बुढ़ापे में भी मेरे साथ रहेंगे। अगर मैंने अभी झूठ बोल दिया ना, तो मैं इन लोगों से निगाह नहीं मिला पाऊंगा। वो जानते हैं कि बलराज कितना ईमानदार रहा है जिंदगी में, आपके साथ जो मेरे उठे साथ बैठे हैं। इन 4 लोगों के अलावा जो हैं, जैसे नितिन अवाना, अमन दयाल, ब्रह्मा राय, राज और कुछ और इनके सर्कल के 2-3 दोस्त, इन लोगों के अलावा मैं किन की नज़रों में क्या हूँ, मुझे एक रत्ती फर्क नहीं पड़ता। इनकी नज़रों में अगर फर्क पड़ गया ना, और इनको कॉन्फिडेंस में लेके बोलता हूँ कि आप लोगों की निगाह नीचे कभी नहीं होने दूंगा, मेरा वादा है। ये कॉन्फिडेंस ना सच्चाई से और ईमानदारी से और सादगी से आता है, दिमाग से नहीं आता। और ये फ्लो में जाता है, गो विद द फ्लो इसीलिए बोला जाता है कि सच्चाई से निकलो। ट्रू, इवन आई एग्री। एक और ये बहुत ही सेंसिटिव मुद्दा है, और मुझे लगता है कि आपको भी इस पर रिस्पॉन्स करना चाहिए, क्योंकि ये भी एलिगेशंस लगाए हैं कि आप अपनी गर्लफ्रेंड को मारते थे, हाथ उठाते थे। जब एक रिलेशनशिप में होते हैं, टॉक्सिक रिलेशनशिप में, देखिए उनके पास प्रूफ हैं, उनके पास बहुत सारी चीज़ें हैं, मैंने भी थोड़ी सी वीडियो देखी थी। प्रूफ होना अच्छी बात है, प्रूफ बनाता कौन है? प्रूफ वो बनाते हैं, पहले तो एविडेंस बनाना ही एक क्रिमिनल एक्टिविटीज़ के तहत आता है, लेकिन जब प्रूफ बनते हैं तो फिर दूसरा अपनी सेफ्टी के लिए बनाता है। तो उनके पास भी हैं, तो मेरे पास भी उनके दिए हुए हैं, उन्हीं के फ़ोन से लिए हुए हैं, और उसमें ये भी पता चल जाए किसने वीडियो बनाई है और किसके लिए बनाई है। इस इंटरव्यू के बाद में मैं आपको एक छोटी सी क्लिप दिखाऊंगा मंगवा के किसी से, या देखता हूँ, मेरे तो मैं तो फ़ोन में रखता नहीं हूँ, अगर हुई तो मैं दिखाऊंगा, मिल गई तो, और आप ये देखना कौन वीडियो रख के किसको मार रहा है और क्या कर रहा है, तो ये आपको साफ हो जाएगा। और इससे ज़्यादा बात अगर मैं इससे करूँगा ना इसके बारे में, तो मुझे लगता है कि इसे वो मिल गया जो ये चाह रही है अभी मुझसे, और मैं कभी नहीं देना चाहता। अच्छा, सच मानो तो ये प्री प्लान्ड लग रहा है आपको? मुझे ये लगता है, देखो उसको लगता है कि मैं फेक कंट्रोवर्सी मित्तल के बारे में करके बिग बॉस में जा रहा हूँ, तो मैं बलराज से कर लूँगी, तो मैं भी बिग बॉस मेरे जीवन में अहमियत रखता है, लेकिन इतना भी नहीं कि मेरे किरदार ही कुछ नहीं उसके सामने, है ना। मेरा किरदार बहुत अलग है, मेरे लोग बहुत अलग है, मेरा प्यार बहुत अलग है, मेरे दोस्त बहुत अलग हैं। मेरे जीवन में ऐसे ऐसे लोग हैं जिनसे मैंने कभी फेवर नहीं मांगा, लेकिन अगर मांग लो, रो दिया ना मैं उनके सामने, आंखों से आंसू निकल गए, तो दुनिया को जलाने की ताकत रखते हैं वो लोग, ऐसे ऐसे लोग हैं। लेकिन ना, आई एम वेरी हैप्पी, आजकल बड़ा टेंशन फ्री रहता हूँ। लेकिन आप भी ना निकाल ही लेते हो कंटेंट, ना सोच लेते हो कि पूछ ही लूंगी ये वाला, मैंने सोचा कि नहीं पूछे, लेकिन फिर भी पूछ लिया। अच्छा, इसके रिगार्डिंग एक लास्ट सवाल ये था कि आप अरमान मलिक के घर गए थे? अरमान मलिक मेरे बहुत अच्छे दोस्त है, कहिए तो फोन लगाऊं? नहीं। देखिए, ब्लैकमेल किसने किया था वो भी, हाँ ये पॉइंट आया था, ये भी पूछ लेना, ब्लैकमेल किसने किया था आपको, कि बलराज ने किया था क्या? लगाऊं क्या? मेरे को ऐसा लगता नहीं, मैं तो पहली बार ही लगा रहा हूँ उनको, अगर उठा लिया भाई ने। उनके घर गया था, ये नहीं गया था, मेरे फैमिली टर्म्स हैं उससे, और मेरा उससे क्या रिलेशन है, क्या बाद की बात है। उसको मैंने सिर्फ हमारा डिस्ट्रीब्यूट पैसे को लेके था, गाने को लेके था, अच्छा। और वो हम क्लियर कर चुके हैं पहले भी। अरमान भाई को लगाते हैं कॉल, उठा लें बस। भैया बहुत बहुत धन्यवाद, फ़ोन उठा लिया। मैं इंस्टेंट बॉलीवुड में बैठा हुआ हूँ इंटरव्यू में, ठीक है। मैंने कॉल इसलिए किया है कि हमारा जो डिस्प्यूट था ₹1,00,000 का, उसको रिलेटेड में मैंने कभी आपका कोई फ़ोटो वोटो लेके आपको ब्लैकमेल किया है क्या? भाई अगर ब्लैकमेल करते तो आज बात थोड़ी करते।
अच्छा, मैं ये कह रहा हूँ भैया, ये लोगों ने मैं आपके घर गया था, मैं आपकी चाटने आया था, पता नहीं ऐसे ऐसे कुछ बोला है। यार बलराज, एक बात बताऊं, जितने मुंह उतनी बातें, ठीक है। अगर इस दुनिया में बहुत ही मजेदार तरीके से जीना है ना, तो कान बंद रखो और बोलना सीखो बस। आई लव यू भैया। ना लोग हैं, हाँ, क्योंकि ना लोगों का काम है, जब तुम कुछ बनोगे ना तो आपको डिफेम करने के लिए बहुत सारे लोग कहीं आएंगे। भैया फोन करके मैंने समझा सिखा तो नहीं दिया था मैं आपको? मैं तो एक बात बोलूंगा भाई, हाँ। साफ सी बात, हाँ। कि भाई इल्जाम ना वही लगाओ जो दूध का धुलाओ, ठीक है। हाँ और यारी दोस्ती में लाख रुपए छोड़ो, 5 रुपए के लिए लड़ाई हो जाती है। हाँ, तो हमारी आपस की लड़ाई थी, भुगत ली हमने, उसमें क्या था? भुगत ली। और वो लाख रुपए का डिस्प्यूट भी कोई लेन देन नहीं था, वो पता, गलत अंडरस्टैंडिंग थी चीजों को लेके। भाई ये गाना था, वो गाना था, ये गाना था, वो गाना था। बस वही तो बस मैं वही। ये बोलूंगा, आगे बढ़ो, छोड़ दे यार I love you। मेरे बारे में लोग, मेरे बारे में रोज आई लव यू बोल रहा हूँ यार भैया, आई लव यू बोल तो रहा हूँ, आई लव यू, आई चलो, लव ध्यान रख। ओके। मैंने ना तो इनको ये कोई तो कॉल proof करके, मैंने ना मिल कोई गया है। समझाया है, ना मैं इनकी चाटने गया था। लाख रुपए का डिस्प्यूट था और उस वीडियो में भी मैंने वही बात की थी, क्योंकि ये मेरे से बात नहीं कर रहे थे उस वक्त। दोस्तों में नाराजगी हो जाती है, हमारी दोस्ती बहुत पुरानी थी, क्योंकि ये मेरा जवाब नहीं दे रहे थे, रिस्पॉन्स नहीं दे रहे थे। तो वीडियो में, अब मैंने वीडियो, जब हमारा रिस्पॉन्स किया तो हमने वीडियो डिलीट की और घर इसलिए गया था क्योंकि एक शो हमने उस दौरान शूट किया था। अच्छा। और वो शॉट भी, मैं आपको, वो शो भी हमारा रिलीज हुआ, मेरे उसमें पड़ा होगा, इनकी प्रोफाइल में पड़ा होगा शो। तो वो शो उस दिन हमने शूट करना था, तो शो की वजह से गया था। फिर हम लोग साइबर क्राइम के ऑफिस में गए, वहाँ पे जाकर हमने लिख के दोनों दिन कि हमारा डिस्प्यूट खत्म हो गया, क्योंकि अकाउंट उसके मेरे ब्लॉक हो गए थे, उसने मेरे अकाउंट ब्लॉक करवा दिए थे, क्योंकि मेरा अकाउंट, बैंक अकाउंट ब्लॉक हुए थे उस वजह से। तो फिर मैंने वो अकाउंट खुलवाए। ओके। तो इसमें क्या चाट, इसके एक बार भी मैंने ऐसा भी नहीं कि चलो मैंने तुरंत नहीं वॉइस नोट सुनाया और रिकॉर्ड किया, मैंने तो आपके सामने कॉल किया डायरेक्ट। एग्जैक्टली। तो मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता मैम। ये सुनो, बस मैं एक गुजारिश करूंगा, ऐसे लोगों को एंटरटेन ना किया जाए ज़्यादा, और वो डिजर्व नहीं करते कि आप उनसे सवाल पूछो। ओके। मैं आपसे ये यकीन के साथ बोल रहा हूँ, वो डिजर्व कंटेंट। आपको दुनिया भर का जीवन में आपको ऐसे ऐसे लोग मिलेंगे, ऐसे ऐसे अच्छे लोग, सच्चे लोग मिलेंगे, जिन्हें ज़रूरत है आपको सच्चाई को सच्चाई तक पहुंचाने की। आपको जीवन भर इतना डिजर्विंग नहीं है कि वो आपसे कंटेंट, या आप इतने डिजर्विंग नहीं है कि आप उनसे सवाल पूछें या आपके सामने बैठें। मैं इसे पाने के लिए बहुत तड़पा हूँ, यहाँ जो बैठा हूँ, मैंने बहुत तपस्या की है यहाँ बैठने के लिए, शायद तब बैठा हूँ। अगर ऐसे ऐसे लोग ज़रा सी बात करके यहाँ बैठने लगेंगे ना, तो आप अपने, बाकी आपकी मर्जी है, आपकी डिग्निटी पे सवाल उठेंगे। ओके। बाकी आप जो करो, कल की डेट में कोई भी खड़ा हो जाए करेगा क्या, इसका ये मेरा गर्लफ्रेंड है, मेरा ये, मेरा वो, मेरा वो, आप बिठाते रहोगे सबको। तो आपको इस चीज़ का ख्याल रखना चाहिए। मुझे सच्चाई को, फिर से बोलता हूँ, प्रमाण की जरूरत नहीं, मुझे किसी को प्रूफ करना होगा तो मैं डायरेक्ट आपको, मैंने जैसे आपने बोला मेरे फ़ोन में नंबर था, एवरीडे हमारी बात होती, तो मैंने लगा के दे दिया आपको फ़ोन। ये चीज़ें अगर मुझे ये होता कि मैं आपको अलग दे रहा हूँ तो फिर बट ये सबसे बड़ा सबूत था, और ये बात प्रूफ करती है कि आप जो भी कह रहे हैं सच्ची कह मैं रहे हैं। सच ही बोलता हूँ। आपको कभी सच पता हो मैम, सुनिए, आपको कभी सच पता हो, वो कितना भी डार्क क्यों ना हो, आप मुझसे पूछना, इधर से आपको वही मिलेगा जो आपको पता है, सच। मैं सिर्फ सच के रास्ते पे बड़ा मजा आता है, भगवान की कसम बहुत मजा आता है। आप चल के, आसान नहीं होता, इतना गंवाना पड़ेगा आपको जितना मैंने गंवाया, तब आप सच्चाई के रास्ते पे चलोगे। पाने के लिए 27 तारीख में, इसकी भी एक कहानी बताता हूँ, 27 तारीख में मेरे हर एक रिश्ते को, इंक्लूडिंग प्रतिभा, सब लोगों को गंगा जी में बहा के, क्योंकि जो एक मेरी बहुत खास 2-3 दोस्त जिनको ये सिर्फ बात पता है, 27 तारीख को मैं मर जाता। इतना बड़ा मेरे साथ हादसा हुआ, वो एक ऐसा हादसा मैं शायद कभी ना कह पाऊंगी इसे। मेरी रस्सी में 1-2 लोगों को पता है, जिनको पता रहे कभी रहा तो, क्योंकि 27 को मर गया, पूरी रात ये हाथ पैर सब फूटे पड़े हैं, दीवारों में हाथ मार मार के डार्क रूम में बंद रहा मैं। लेकिन मैंने सोचा मैं मर गया और लेटा रहा ऐसे बेहोश सा, कोई शराब नहीं पी, कुछ नहीं, एवरीडे पीता हूँ लेकिन उस दिन नहीं पी। अब वह क्या करें यार, बेचैन रहा मन बहुत। तो बाबा काशी विश्वनाथ चला गया, वहां से फिर काल भैरव चला गया और गंगा जी पे चला गया। कई सारे धागे बंधे हुए थे, सबको निकाला, सारे रिश्तों के नाम लिए और गंगा जी में बहा दिए। 27 तारीख में ही चला गया ये करवाने। 28/8/2025 गणेश चतुर्थी के दिन शुभ आरंभ लिखवाया, ये उल्टी हिंदी ही लिखी हुई है, मैं सीधे नहीं लिखवा था। ये प्रतिभा को मिटवाया, 3-4 घंटे बिताया, और उसके बाद एक अपने आप के लिए गहरी सांस ली। और उन 28 से लेके आज तक ये लड़का 24 घंटे मेरे साथ है। एक रत्ती इसको ये महसूस हो जाए कि बलराज पे ईश्वर ने इतनी चारों तरफ से कृपा की है ना मेरे ऊपर, इतना मैं खुश हूँ आज की डेट में। कोई आ रहा है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है, कोई क्या कर रहा है, सबसे मैं एकदम छोड़ चुका हूँ। और ये शायद अभी लोग उंगली उठाएं, लेकिन धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। मैं सब कुछ छोड़ चुका हूँ और हर उस दंड को पाने के लिए बैठा हूँ जो मैंने गलतियां की हैं, लेकिन जो नहीं की हैं वो नहीं सहूंगा।
इसलिए ये मेरा सच है। अमेजिंग, आपने बहुत कुछ सहा है और टचवुड आपके चंद प्लेट लम्हों में मैं बहुत सारे चंद लम्हों में सारी दास्तान ना सुना पाऊंगा, ए गालिब कभी आ मेरे पास, मैं तुझे अपनी कहानी बताऊंगा, यकीन मानना। और ऐसी बताऊंगा कि आप कहेंगे कि कांप उठता है बदन मेरा जब मैं वो टाइम याद करता हूँ, वक्त याद करता हूँ। भूला नहीं हूँ कुछ, मैं उसे हर वक्त याद रखता हूँ, हमेशा याद रखता हूँ। वो पल आज भी मेरे शरीर को ना झंझोड़ के रख देते, कांप जाता है मेरा शरीर। मुझे जो बूज बूम जो भी बोलते हैं हाँ, ये सब निकल आते हैं और आत्मा फड़फड़ाने लगती है, गाल ये कांपने लगता है, मुंह एक तरफ से लाल हो जाता है। एंजाइटी किल्स इंसान, एंजाइटी किल्स इंसान। और ये कहने से कोई कहता है ना मैं एंजाइटी में, डिप्रेशन में, ये बड़े बड़े जो आर्टिस्ट हैं, सलमान भाई हैं, ये संजय बाबा हैं, ये जो हैं, इनसे जब आप ये कहोगे ना हम बहुत दुख में, बहुत तकलीफ में, वो आपके ऊपर हंसेंगे, क्योंकि आप उस लेवल पर कभी पहुंच ही नहीं पाओगे। जब आप उस लेवल पर पहुंचते हैं तो लोग कनेक्ट करते हैं, लोग समझते हैं, बोलते नहीं हैं। एंजाइटी किल्स इंसान। ये आधा फेस फड़फड़ा रहा है, आधी आंख रो रही है, एक आंख हंस रही है, एक होंठ हिल रहा है, शरीर का अंग अंग कुछ कहना चाहता है, जुबान खामोश है, आंखें बोल रही है, सामने वाला ना समझे, कुछ समझ नहीं रहा तो क्या बोलेगा। मेरी आंखें बोलती हैं, मेरी जुबान से ज्यादा बाशर्ती है कि सामने वाला समझदार होना चाहिए। अगर मैं ना समझ के सामने अपनी बातें बोलूंगा तो कैसे समझेगा कोई। खैर ये भी एक बात थी। वार्तालाप को खत्म करते हैं क्योंकि थोड़ा सा समय का है, हल्का सा जी, बस थोड़ा सा एक 5 मिनट का रैपिड फायर के साथ हम खत्म करते हैं। आपको बिल्कुल जितना मुझे आएगा। उससे पहले लास्ट सवाल ये है कि जो भी आपने बातचीत की है, जो भी आपने प्रूफ्स दिखाए हैं, जो भी आपने सच्चाई का वो जो पिटारा है वो खोला है, वो उससे जो व्यूअर्स हैं वो क्या टेक ओवर करें, वो आप लास्ट मैसेज। मैं आप लोगों से सभी एक मैसेज के तौर पे ये कहना चाहता हूँ। देखिए, आप लोग ऐसे लोग हो जो इंसान को बनाते भी हो, सच्चाई भी सामने लाते हो। टाइम लो, जल्दबाजी में फैसला मत दो। कमेंट करना बहुत आसान है, लेकिन इंसान को समझना बहुत मुश्किल। परखने वाले मत बनो, समझने वाले बनो। जो इंसान परखने वाला यानी जजमेंटल होता है, जो दूसरों को जज करता है, वो कभी सही नहीं होता। जो परखने वाला होता है और जो समझने वाला होता है, वो समय जरूर लेता है और वो समझता है, और जब वो समझता है तो अपना मानता है, और जब वो लिखता है तो वो दिल से लिखता है। और दिल की बात दिल तक तब पहुंचती है जब बात दिल की है। अगर दिमाग की है तो सामने वाले के दिमाग में उलझेगी। अगर आपको अपने दिल की बात मेरे दिल तक पहुंचानी है तो पेट से बात निकालिए, दिल में पहुंचाइए और जुबान से कह दीजिए, उसी प्रोसेस से मेरे अंदर चली जाएगी। और मैं आपका अपना बलराज हमेशा आपके साथ मुस्कुराते हुए आगे बढ़ जाऊंगा, कुछ कर जाऊंगा और आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलूंगा। समय लो किसी को भी समझने के लिए, और तब डिसाइड करो कि क्या गलत है और क्या सही है। क्योंकि इंसान को परखना है अगर, तो वक्त के ऊपर छोड़ दे, ये चंद पल के चेहरे तो यूं ही गुजर जाएंगे। लव यू ऑल। अगर आप लोगों ने ये चैनल और ये वीडियोस यहाँ तक देख लिया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन दबा लीजिए, क्योंकि आप लोगों का एक कमेंट इनको और इनकी पूरी टीम को पूरा प्रेरित करता है अगले दिन इसी ऊर्जा के साथ काम करने के लिए। तो कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, लाइक कर दीजिए, क्योंकि आप रहें हमेशा अप टू डेट। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच, इट वाज द बेस्ट क्रेडिट। अब बोलने की जरूरत भी नहीं पड़ी आपको, बट थैंक यू सो मच। बहुत अच्छा मैसेज दिया आपने। एक छोटा सा रैपिड फायर के साथ हम ये इंटरव्यू खत्म करते हैं। तान्या के अलावा बिग बॉस के घर में ऐसा कौन सा सदस्य है जो आपको फेक लगता है? सब लोग, एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं है जो, सबके चेहरे के ऊपर अभी चेहरे हैं, कोई सामने आने को तैयार नहीं है। एवरीवनस फेक। अच्छा, ओके। तान्या एक वर्ड में डिस्क्राइब। बकलावा, बक्कल खावा। What is that? ये क्या है? बकलावा का इसने बड़ा बढ़िया प्रमोशन कर दिया। अच्छा, बकलावा, ओके। हाँ, तान्या की स्ट्रेंथ क्या है? दूसरों को अपने जाल में फंसाना, मीठी बातें करके, और मतलब ये समझ लो कि वो दूसरों को घुस जाती है बातों से बहुत मीठी है। अच्छा, तान्या की वीकनेस क्या है? इमोशन। अगर सच में उसे कोई उसे कंधे पर रखने वाला कंधा मिल जाए, सर रखने वाला, यकीनन रो देगी। कभी कभी वो सच में भी रोती है, लेकिन उसकी नकलियत उसके असलियत पे इतनी भारी पड़ चुकी है कि उसकी नकलियत अब असलियत नहीं लगती। अच्छा, असलियत नकलियत लगती है। वो शेर वाली कहानी। हाँ, शेर वाली का। शेर वाली, यस यस। बिग बॉस वाली तान्या फेक है या रियल है? अभी जो उसके सामने आ रहे हैं, जो ऑडियंस समझ रही है वो बिल्कुल असली समझ रही है, लेकिन वो अभी बिल्कुल फेक है बिग बॉस के अंदर। सबसे टॉक्सिक लाइन जो तान्या ने अब तक आपको जो बोली है, जो आपको चुभ गई थी, एकदम टॉक्सिक लाइन। इनके जाने का इंतजाम किया जाए,
और ये मुझे बहुत मतलब इनके जाने का इंतजाम किया। सेल्फ रिस्पेक्ट वाली बात आ गई, अच्छा, मैंने हाँ, already जो आपने बताई कही थी। सेल्फ रिस्पेक्ट ओके, आपको प्यार किया या यूज किया? यूज किया। एक झूठ जो तान्या ने नेशनल टीवी पे बोला हो। महाकुंभ में 100 लोगों की जान बचाई है, उसमें कुछ पुलिसकर्मी भी शामिल थे। अच्छा, ओके। रिच लाइफस्टाइल या रिच एक्टिंग? रिच एक्टिंग। वो रिच एक्टिंग भी नहीं, सच बत रिच एक्टिंग भी भाई साहब 25 हमारे लखनऊ में आओ आप, हाँ। वाराणसी में आओ, हम एक्टिंग भी 40 गाड़ियों से करते हैं। एक्टिंग भी हमारे 40 गाड़ियों से कम नहीं होती है, वो एक्टिंग है। अच्छा। तो भी 40 गाड़ियों से कम नहीं होती एक्टिंग भी। एक अभी छोड़ो, मतलब इनको नकलियत भी करनी नहीं है, एक्टिंग भी करनी तो कम से कम तमीज से तो करो। 2 गार्ड लेके बैठे, टमाटर जैसी आंख हो रखी है उनकी, बेचारों को, उनको सोया भी नहीं जा रहा, उनको 100 रुपए पकड़ा रहे हो बेइज्जती के साथ में। बहुत कहानी किस्से उनके अच्छा, टॉक्सिक। ओके। अभी इसी वक्त आपको बिग बॉस के द्वार के अंदर भेजा गया। ओके, सबसे पहली चीज आप किससे क्या बात करेंगे? मृदुल को मैंने कहूंगा आज महसूस हो रही है हवा में तेरी खुशबू, अब मृदुल आगे गले लग जाएगा। अच्छा, मृदुल और तान्या से सबसे पहले क्या बोलेंगे? तानिया से कुछ देर पहले उसे इग्नोर करूंगा, उसको महसूस होना चाहिए कि हाँ क्या बलराज आया है तो क्यों आया है, कहीं ऐसा तो नहीं उसने मेरा नाम लिखवाया इसलिए तो नहीं आया। उसको सोचने में मजबूर। अच्छा। वो कहेगा तो मुझसे बात क्यों नहीं कर रहा, बात नहीं कर रहा है, वो खुद कहेगी आगे तब बात करूंगा ना। ओके, सबसे लग्जरियस आइटम अगर आप अपने साथ बिग बॉस के घर में लेके जाएंगे तो वो कौन सी चीज होगी जो आपके करीब हो? काउंटर, काउंटर? टेली काउंटर। अच्छा, क्यों? आजकल में टेली काउंटर की एक डेफिनेशन है, लोगों के नजरिए से वो काउंट करने वाले एक यंत्र है, लेकिन मेरे हिसाब से वो याद दिलाने वाला यंत्र है कि आपको फ्री टाइम में किसी को याद करना है। अच्छा, जैसे आपके हाथ में रिंग है तो आपको डायमंड की याद दिलाता है, आपके हाथ में मान लीजिए वॉच है मेरे हाथ में तो मुझे देखना कि समय देखना है। लेकिन जब टेली काउंटर की तरफ मैं देखता हूँ और मेरा फ्री वक्त लगता है तो मुझे ऐसा लगता है मैंने आज मिस कर दिया। अगर वो अभी मेरे हाथ में होता तो कई बार तो मैं राधा राधा या जय श्री कृष्णा या कुछ ना कुछ तो कर लेता। टेली काउंटर का मतलब काउंट करना नहीं होता, मेरे नजरिए से देखो उसे याद दिलाना होता है कि फ्री टाइम में, फ्री वक्त में तुम्हें किसी को याद करना है, वो लेके जाओ। ओके। एक रूमर जो आपके बारे में फैल रहा है जो आपको लगता है कि वो फेक है? देखिए मुझे ऐसा लगता है बहुत लोगों ने ये कहा है कि फेम लेने के लिए आ गया। मेरा फेम बहुत अलग है, मेरा फेम बहुत क्लास है। मुझे लोग इंस्टाग्राम पे नहीं सुनते हैं, मुझे व्हाट्सएप स्टेटस पे लोग सुनते हैं। आप बहुत अच्छा, मैं किसी भी कला का अपमान नहीं करता, लेकिन आपने बहुत अच्छा डांस वीडियो बनाया और इंस्टाग्राम पे वो 10 मिलियन चला गया, आप उस पे जाके कमेंट कर सकते हो, वाओ व्हाट अ परफॉर्मेंस, राइट? लेकिन आप उसे डाउनलोड करके क्या व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा सकते हो? नहीं। लेकिन मैंने एक बात बोली कि आज महसूस हो रही है हवा में उसकी खुशबू, लगता है मेरी याद में वो भी सांसें ले रहा है। तो आप उसमें, अगर आपके दिल को, भारत में ऐसे टूटे हुए लोग हैं, उसमें आप डाउनलोड भी करोगे, स्टोरी भी लगाओगे और व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओगे, क्योंकि आपने जो बात, देखिए भारत भावनाओं से जुड़ा हुआ देश है और यहाँ भावनाओं से कुछ भी हो सकता है। आप अपने दिल की बात स्वयं नहीं कहना चाहते, लेकिन मेरे माध्यम से आप अपने परिवार जनों को, अपने दोस्तों को कह सकते हो व्हाट्सएप स्टेटस लगा के। तो मैं इंस्टाग्रामर की जिंदगी में नहीं रहना चाहता, मैं व्हाट्सएप की दुनिया में भी, रियल और रियल में भी। तो मैं आज, छोड़ दीजिए इंस्टाग्राम, छोड़ दीजिए, आज बंद हो जाए सब कुछ। मेरी कोई आज इंस्टाग्राम से मैंने कुछ पैसे नहीं कमाए हैं या मेरी कोई इतनी बहुत बड़ी, इससे मेरा कोई घर नहीं चलता है, लेकिन एक बात है, आप जैसे लोग मिलते हो इसकी वजह से, इसलिए मुझे ये अच्छा लगता है। आज मुझे आप किसी के पास लेके चलिए, अगर वो मेरे से बात करके ना लगे, उसके मेरे कर्म कांड सबके किसके क्या कोई मतलब है, लेकिन उसे बात करके ना लगे कि यार क्या एक अच्छे लड़के से मिला हूं, क्या एक अच्छे इंसान से मिला हूं। देवता बाद में बोलो, पहले इंसान तो बन जाओ। इंसानियत जरूरी है, अगर जिंदा है तू तो इंसान होना भी जरूरी है, इंसानियत दिखाना भी जरूरी है। तो ये वाली बात है, यकीन मानो मैं जिनसे भी मिला हूँ और जिनके साथ दिल से बातें की हैं, मैंने उन्हें कभी नहीं गवाया, और नेचुरली ही मैं ऐसा हूँ। ऐसा नहीं कि मैं आपसे यहाँ बात ऐसी कर रहा हूँ, मैं औरों से जो नए बंदे, तो मैं दोस्तों से मैं बड़ी अतरंगी बातें करता हूँ, मैंने वो मैं अलग हूँ। हाँ। क्योंकि मुझे मेरे घर से जो विरासत में कुछ नहीं मिला है मुझे कि तू राइटर बनेगा, तू ये बनेगा, एक्टर बनेगा, या तू ये, मुझे विरासत में, और विरासत में मिलना कोई गलत बात नहीं है। विरासत में मिला है, उन्हें मिला क्योंकि उनके माता पिता ने मेहनत की होगी, है ना? आज हमें मेहनत करनी पड़ रही है, शायद मेरे बच्चे को मेहनत ना करनी पड़े, या मेरे आने वाले कुछ। ये एक विरासत का एक अलग पहलू है। और मैं एक बात और कह देता हूँ, सोची समझी बातों में शायद थोड़ा सा एक्यूरेसी आ जाए, लेकिन जो मैं फ्लो में बोल रहा हूँ, हो सकता है मेरे पॉइंट नोट किए जाए कि ये इसे ऐसे बोला था,
भाई भावनाओं को समझने की कोशिश करो इंसान को, इसीलिए मैंने बोला है, मैसेज दिया है कि परखना नहीं समझना जाता है। समझना चाहता जी। है। अमेजिंग, थैंक यू सो मच। आपसे मिलकर बहुत अच्छा लगा और आप इंस्टेंट बॉलीवुड से जुड़े, हमें बहुत ज़्यादा खुशी है इस बात की। मे यू ग्रो एंड ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। थैंक यू सो मच। इंग्लिश मुझे बहुत ज़्यादा थी, लेकिन बोल दो थैंक यू सो मच एंड कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग। और Yes. आप लोगों ने मुझे यहाँ तक बुलाया, इस लायक समझा कि मैं आपसे बातें करूँ, आपके यहाँ आके बैठूँ, बहुत खुशी हुई मुझे। और जी। ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि आजीवन हम ऐसे ही मिलते रहेंगे और हम हमेशा मिलते रहेंगे और एक दूसरे से जुड़े रहेंगे। ट्रू, दिल से धन्यवाद, थैंक यू थैंक सो यू। मच।